ठीक है, स्टार्ट कर दिया है ना। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बारी मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? गुड गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। स्क्रीन ब्लैक तो नहीं है बेटा अभी? तो आई थिंक मैं आपको नजर आ रही होंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। और बेटा एज यूजुअल हम सबसे पहले आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट हम स्कूल में भी लिखते थे हमेशा, 15 अप्रैल 2026। सही है ना? डेट गलत तो नहीं लिखी? अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई करके आए हो लास्ट क्लास की? वैसे मैंने आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ लिए हैं लास्ट लेक्चर में, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे। आई हैव रेड ऑल योर कमेंट्स एंड इट इज सो वंडरफुल कि आप लोगों की फर्स्ट क्लास में ही काफी अच्छी ट्यूनिंग सेट हो गई है। लेकिन अगर किसी की ट्यूनिंग थोड़ी सी बेटा प्रॉब्लमेटिक है तो आज उसकी ट्यूनिंग भी सेट हो जाएगी। बट मोस्टली बेटा मैक्सिमम 99%, 99.9% स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया उनकी अलाइनमेंट हो गई है और बस उस सफर को बेटा अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। और होमवर्क का बेटा मैंने देखा तुम लोग मेरे यूट्यूब के लेक्चर में जाके कौन कौन समाप्ति मैम की क्लास से आया है आंसर ढूंढने के लिए, तो अच्छी बात है। चलो तुम एटलीस्ट तुमने एफर्ट्स तो मारे कि हमें आंसर ढूंढना और अगली क्लास में आंसर देना है। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार नमस्कार तुम्हारे सबाई के नमस्कार। बंगाली में एक दो बच्चे बोल रहे हैं ना। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो एक बारी मुझे बताएंगे कि क्या मैं शुरू कर सकती हूं आज का लेक्चर? लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एज प्रॉमिस्ड एक बहुत ही फेमस जो सीरीज मैं चलाती हूं पिछले 2 साल से, दैट इज समाप्ति एक्सप्रेस, करेंगे पिछली क्लास की क्विक रिवीजन। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग क्लास बेटा जुड़ चुके हो और आप भूल गए मैम। बेटा इसी तरीके से बेटा जिंदगी में एक बात बताओ, होमवर्क करना बच्चा क्यों भूल जाता है? बाकी चीजें तो नहीं, ब्रश करना नहीं भूले, नहाना भी भूल जाते हैं वैसे तो कई बच्चे, ठीक है ना? नहाने को मैं नहीं मान रही हूं, है ना? सारी चीजें करते हो ना फिर। चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो बेटा मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी ही बताऊंगी। अगर आप ऑलरेडी देख के आए हो तो वेरी गुड, अगर आप नहीं देख के आए हो तो भी वेरी बैड। लेकिन हम बेटा सारी चीजों को बताएंगे, करेंगे क्विक रिवीजन। पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। देखो आज की क्लास का भी जो टॉपिक है दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेट मी टेल यू बेटा, अगर कोई भी मेरी क्लास में आज आया है, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो क्लास आज की होने वाली है, अगर आप इनिशियल ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की 2 क्लासेस मिस कर दोगे तो आपकी एनिमल किंगडम वीक रह जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू द रीजन। मैं भी पढ़ाते वक्त में भी बेटा आप लोगों को बताऊंगी कि रीजन ये है कि ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना बेटा, ये पूरे चैप्टर के बेसिक्स हैं। आप इसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से बेटा 1 से 2 सवाल एनिमल किंगडम के ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे जो आपके नीट में आने वाले होंगे, ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ये वाला सेशन और इसका अगला सेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों सेशंस को बेटा मन लगा के देखना है, क्योंकि अगर ये कमजोर हो गया तो आगे आने वाले टॉपिक्स आपके कमजोर हो जाएंगे। होपफुल हूं मैं कि आप लोग ऐसा नहीं करने वाले हो, अभी तो फुल जोश के साथ में पढ़ाई करने के लिए आ गए हो। अब इससे ज्यादा मैं टाइम आज नहीं लूंगी। बीच बीच में बेटा आप लोगों से दोस्ती यारी मैं करती रहूंगी, बातचीत करती रहूंगी। लेकिन अब बेटा एक बारी कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए। अच्छा ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे स्नेक्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे सपोले ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जिसको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है एक बारी बेटा रिफ्रेश कर लो, ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखेगी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपने देखा होगा मैं इस पे कनेक्टेड रहती हूँ, तो इस साल जिन बच्चों का नीट है बेटा लास्ट तक भी हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, उनके बैचेस में कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम में जुड़े हो तो आपको ये चीज मालूम होगी। दिस इज माई टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन। ये फोटो तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा रखूंगी, ये भी फोटो मैं रखूंगी सो दैट बेटा आपको कभी परचेज करना हो मॉड्यूल्स या मेडिजी तो ये भी आपके पास हमेशा रहे। कोई भी नया बच्चा देख रहा हो तो उसको मालूम हो कि ये किताबें उसको लेनी है। अब बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हैशटैग चलाया जाएगा सपोलो समाप्ति एक्सप्रेस। और अब ये एक्सप्रेस बेटा क्लास के एंड में ही रुकेगी। बेटा चैट्स में ज्यादा स्पैमिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है ना?
चैट्स में ज्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है, फोकस बिल्कुल करना है, ठीक है ना। एक बारी मुझे बता दो टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करना है, उसको स्कैन कर लो बेटा, बस उसको स्कैन कर लो, लिंक कुछ तो आती है बेटा। यू आर जेनजीज यार गाइस, व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सपोलो समाप्ति एक्सप्रेस। एक बार मुझे बता दीजिए हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी। शुरू करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस। हमने लास्ट क्लास में एनिमल किंगडम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर शुरू किया था एंड वी स्पोक अबाउट एनिमल्स। हमने कुछ बहुत ही बेसिक बातें, अल्ट्रा बेसिक बातें करी थी बेटा उस लेक्चर में, और हमने कहा था सपोलो की एनिमल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये किंगडम क्या होता है। तो देखो शुरुआत हुई थी हमारी कि यार आर.एच. विटेकर ने, ये हमारी जूलॉजी का तो पार्ट नहीं था बट मैंने कुछ बेसिक बातें आप लोगों से कही थी। आर.एच. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया, जहां से बेटा आया किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। ठीक है मैम, एनिमल्स की तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है, बट व्हाट इज दिस किंगडम, किंगडम क्या होता है सपोलो, बताओ एक बारी व्हाट इज किंगडम। तो मैंने कहा यार देखो, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था हायरार्की का, हायरार्की का मतलब होता है लेवल, लेवल, ठीक है ना, लेवल सबके निकलेंगे वाला लेवल नहीं है बेटा, ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंट लेवल। लेवल का मतलब होता है लेवल। वाह मैम क्या एक्सप्लेन किया है, लेवल का मतलब लेवल, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। सुनो मेरी बात, नहीं, लेवल का मतलब जैसे रैंक्स होती हैं, सपोलो रैंक्स, मैंने आर्मी का एग्जांपल दिया था कि यार लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर, रैंक्स है, ऐसे आप समझ सकते हो। वैसे ही बेटा मैंने आपको समझाने के लिए एक और ऐसा शब्द आपको समझाया था जो अगेन आप जूलॉजी में नहीं पढ़ते पर आप बॉटनी में पढ़ते हैं या जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, दैट इज टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। सो टैक्सोनॉमी इज बेसिकली नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद the classification, identification and naming of the living organisms, है ना। ये एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है जो डील करती है विद आइडेंटिफिकेशन, विद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो टैक्सोनॉमी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा टैक्सोनॉमी इसलिए जरूरी है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आप उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे, आप आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं करोगे, तो फिर बेटा आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इतने सारे स्पीशीज है यार, तो ये टैक्सोनॉमी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी में मैंने फिर आपसे कहा था, ये जो आप आइडेंटिफिकेशन करते हो या जो आप नॉमेनक्लेचर करते हो, ये जो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो कि यार ये इससे बिलोंग करना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए, तो हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है रैंक्स। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हायरार्की को लिखा था जिस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने जो हायरार्की में रैंक दी थी, जो सबसे बड़ी रैंक थी वो क्या थी, सब बोलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, किंगडम। सबसे पहले हमने बात की थी सबसे बड़े रैंक की, दैट इज किंगडम। तभी तो हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया, ये सबसे बड़ी रैंक है जिसमें सारे लोग आ जाते हैं, लोग मतलब सारे एनिमल्स आ जाते हैं। किंगडम को आप फर्दर एज पर बेटा नॉर्मली जब हम कैटेगराइज करते हैं और भी फर्दर छोटी छोटी डिविजन्स होती हैं किंगडम के लिए। किंगडम के बाद आप बात करते हो फाइलम की, फाइलम के बाद आप बात करते हो क्लास की, क्लास के बाद आप बात करते हो ऑर्डर की, ऑर्डर के बाद आप बात करते हो फैमिली की, फैमिली के बाद आप बात करते हो जीनस की, जीनस के आप बात करते हो बाद स्पीशीज की। अगेन ये बेसिक्स थे, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा या बॉटनी में पढ़ोगे। आपने क्यों बताया मैमड़ी, क्योंकि बेटा मैं तुम्हें हर चीज यही सोच के बता रही हूँ कि तुम्हें जीरो पता है, किंगडम नहीं पता होगा यार बहुत सारे लोगों को, फाइलम नहीं पता होगा कि क्या है, तो ये रैंक्स है ऐसे समझो, ये हायरार्की है। मैं किसी को किंगडम एनिमेलिया बोलूंगी, किसी को मैं फाइलम पॉरीफेरा बोलूंगी, तो किंगडम के अंदर आते हैं फाइलम, फाइलम के अंदर आते हैं बेटा क्लास, क्लास के अंदर आता है बेटा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आता है फैमिली एंड सो ऑन। सही है बेटा, डन 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 डन, कोई दुखदर समस्या तो यहां तक बेटा नहीं होगी। तो मैंने फिर एनिमल्स की बात की थी, सपोलो अपने आप को देखो कि क्या प्रॉपर्टीज होती है एनिमल की, और मैं तुम्हें उन कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखने के लिए सबसे पहले कहूंगी जो बेटा साइंटिफिकली तुम्हें याद रखनी है। जैसे कि यार हम ना किंगडम एनिमेलिया को मेटाजोअन्स बोलते हैं। मेटाजोअन्स मींस भाई मल्टी सेलुलैरिटी, एज सिंपल एज दैट। भाई अपने में कोई यहाँ पे बेटा अमोइबा तो नहीं बैठा है कि कोई नहीं, भाई अर्जुना बैच में कोई तो अमीबा बैठ के पढ़ रहा है, पैरामीशियम नहीं भैया, है ना। देखिए हम सारे मल्टी सेलुलैरिटी वाले होते हैं, हम सबके पास खूब सारे सेल्स होते हैं, हम मल्टी सेलुलर है बिना किसी एक्सेप्शन के, हमारी बॉडी में खूब सारे सेल्स हैं, और इसका फायदा भी हमें मिलता है क्योंकि भाई एक सेल पे सारा लोड नहीं पड़ता है, मल्टीपल सेल्स है तो काम डिवाइड हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने आपसे कहा था, एक सपोले ने या सपोली ने मुझसे पूछा था व्हाट इज लेबर, लेबर मींस काम का डिवीजन यार, लेबर एंड डिवीजन मतलब डिवीजन, विभाग, विभाजित होना। मेरे को थोड़ी सी बेटा कमजोर हो रही है मेरी हिंदी, आई एम सो सॉरी, मतलब डिवाइड होना, मतलब
काम का डिवीजन, मेरी भावनाएं समझ गए आप मैं क्या कह रही थी, ठीक है ना, काम डिवाइड हो जाना, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर बेटा मैं बात कर रही हूं, हम मल्टीसेलुलरिटी तो है ही, हम यूकैरियोट्स हैं, क्योंकि सपोलो देखो यार, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसको प्रॉपर अपना एक घर मिला हुआ है ना, उसको अपना एक प्रॉपर घर मिला हुआ है, वो अपने प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यार, उसको अपना कमरा मिला हुआ है। हम जैसा नहीं है बेटा, एक ही कमरे में 6 लोग पड़े हुए हैं, ठीक है ना। बंटवारा, बंटवारा इज द राइट थिंग। भाई तुम लोग तो बहुत बंटवारे की बात करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही बंटवारा है, टीचर्स का बंटवारा, जायदाद का बंटवारा, हमारे अंदर बंटवारा कूट कूट के भरा है मैम, बंटवारा इज द राइट वर्ड, करेक्ट बात है। एनीवे बेटा, तो हम क्या हो गए, मल्टी सेलुलर, हमारी बॉडी में खूब सारे सेल्स हैं। फिर बेटा हम यूकैरियोट्स होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारी जेनेटिक मटेरियल, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। हम बेटा पहले खाना कंप्लीट फूड खाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं। उसको तोड़ने का मतलब बेटा उसको तोड़ना, डाइजेस्ट करना, डाइजेशन, जिससे उन चीजों का इजी एब्जॉर्प्शन हो पाए। मैंने आपको बेटा बहुत एक इजी वे में आपको समझाया था, एनसीईआरटी इज अ कॉम्प्लेक्स बुक, उसको हम तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट तुम इसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाओ, राइट है बच्चों। तो उसी तरीके से जरूरी है कि डाइजेशन करना, लेकिन हम कैसे करते हैं, पहले कंप्लीट फूड खाते हैं, होलो मतलब कंप्लीट, हम कंप्लीट फूड पहले खाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो हम क्या होते हैं बेटा, होलोजोइक, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, कि हमारा न्यूट्रिशन का तरीका है कि हम पहले कंप्लीट खाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, आगे जाके फिर उसे एब्जॉर्ब करेंगे। हम होते हैं बेटा हेटेरोट्रॉप्स, है ना, वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, वी आर हेटेरोट्रॉप्स। ऑटो मिक्स हो गया, हेटेरो और ऑटो। हेटेरो का मतलब होता है वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन ना, हम प्लांट्स पर, एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, वी कांट डू फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट्स, राइट। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मैम यार, हम लोकोमोशन मतलब एक ही जगह पे खड़े होके मेरी पोस्चर बदल रही है, दिस इज मूवमेंट, दिस इज मूवमेंट, एक ही जगह पे पोजीशन मेरी नहीं बदली तो हम मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी मूवमेंट बेटा जिससे मेरे स्थान बदल रहा है, जिससे मेरी पोजीशन बदल रही है, उसे मैं लोकोमोशन बोल रही हूँ। तो हम लोकोमोशन भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं मैम, हम रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब मतलब वापस से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, ऑब्वियसली बच्चे। क्यों बच्चे प्रोड्यूस करने भाई, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी GENES का मतलब जीन्स, नॉट दिस जीन्स, अपनी जीन्स को बेटा जिंदगी भर यहां रखना है, क्योंकि बहुत महान है ना, कितने महान है हम लोग, हमारे जैसा कोई तो होना चाहिए गाइस, हमारी महान कामों को हमें बताए कि भैया कोई तो थे, है ना, हमारी दादी नानी परदादी। तो इसलिए बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है सपोलो। आज मैं आपको वहीं से करवाऊंगी शुरू जहां से मैंने लास्ट क्लास में छोड़ा था, कि किंगडम एनिमेलिया को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसकी आगे की स्टडी कैसे करते हैं। गाइस हमारे में डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें यार, मेटाबॉलिज्म भी होती है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म बेटा, है ना, सम टोटल हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस चल रही है बेटा, ऐसे मैं धीरे धीरे बेटा बताऊंगी। अब यार थोड़ी सी बेटा तसल्ली से सुनिए, मैं काफी सारी चीजें लास्ट क्लास में तो मैंने बेसिक्स बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म, ये सारी चीजें वैसे भी हमें पढ़नी है सपोलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा था, एक ट्रस्ट फैक्टर के साथ में पढ़ना कि सारी चीजें बताई जाती है, कोई पहले बताएगा, कोई बाद में बताएगा, कोई यहां बताएगा, कोई वहां बताएगा, बट सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। यस एवरीबॉडी, तो यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है ना बेटा। इस समाप्ति एक्सप्रेस की छोटी छोटी क्लिप्स आपको जरूर मिलेंगी और ये आपके नीट के बेटा जर्नी में बहुत हेल्पफुल होंगी। जब आपको रिवीजन करना होगा ना क्विक, तो आप इन्हीं से रिवीजन कर पाएंगे। यस एवरीबॉडी, गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर यहां तक कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। अच्छा कोई बच्चा अगर नया आया है, अच्छा ये तो मैं बताना ही भूल गई भाई, कई बच्चे होंगे जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनको तो लगेगा मैम बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं। अगर कोई बेटा फर्स्ट क्लास मेरी अटेंड किया है तो उनको प्लीज बता दो, ये समाप्ति एक्सप्रेस इज अ रिवीजन, ये क्विक रिवीजन होती है बेटा प्रीवियस क्लास की। भाई तुम मुझे इसी से, तुम्हारा तो भाई जजमेंट ही बहुत पहले आ जाता है, जज करने लग जाते हो यार, ये रिवीजन है भाई, रिवीजन को तो तुरंत ही कराना पड़ेगा ना। नहीं भैया थैंक यू सो मच भैया, एक मुझे ब्लैक कॉफी मिल जाएगी क्या, थैंक यू। ये मत सोचना कि इतना फास्ट क्यों पढ़ाया, ठीक है ना, दिस इज क्विक रिवीजन। तो बाकी अपने बेटा मित्रों को बता देना ये रिवीजन होता है, सही है। शैल वी गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी, बेटा अटेंशन के साथ में बैठना है, धीरे धीरे तुम्हारा फ्लो भी बन जाएगा, धीरे धीरे तुम एकदम बढ़िया सेट भी हो जाओगे, वैसे हो गए हो लेकिन और भी सेट हो जाओगे, ठीक है ना। हम शुरू करेंगे सपोलो, आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले वहीं से जहां से मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था। यस मैंने तुम्हें होमवर्क जो दिया था उसमें मैंने तुमसे एक फ्लो चार्ट बनवाया था, मैंने कहा था आधे पेज जितना स्पेस होगा तो तुम कर लोगे। मैंने कहा था यार ये जो कंप्लीट किंगडम एनिमेलिया की तुम बात करते हो, ये वाली बात तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम बेटा किंगडम एनिमेलिया की बात करते हो या एनिमल किंगडम की बात करते हो सपोलो,
इस किंगडम एनिमेलिया को मैंने कहा वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो मैम आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स, थोड़े बहुत ज्यादा बेटा इररेलेवेंट नहीं पढ़ना है। इररेलेवेंट पढ़ोगे तो दिशा भटक जाओगे नीट की, है ना। मजा बहुत आएगा कि भाई ये तो क्या पढ़ा दिया, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा इररेलेवेंट नहीं पढ़ना है, रेलेवेंस रख के पढ़ना है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। किंगडम एनिमेलिया को ना सपोलो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और यही मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि मुझे ये बताना, ये जो मैंने 2 सब किंगडम्स में इसे डिवाइड किया है, एक होती है सब किंगडम पैराजोआ, एक होती है सब किंगडम यूमेटाजोआ, इफ यू रिमेंबर। एक मैंने कहा सपोलो, एक हो गई सब किंगडम, लिखना है इसे जिसने नहीं लिखा है, जिसने लिखा हुआ है यहां तक वो तो रिपीट मत लिखना। सब किंगडम पैराजोआ, सब किंगडम पैराजोआ एंड सपोलो सब किंगडम यूमेटाजोआ, सब किंगडम यूमेटाजोआ। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका होमवर्क करके आए हैं, ठीक है ना। लेट्स सी, इसको पहले डब्बे में डाल देती हूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज लगेगा। बेटा मेरे साथ साथ लिखना है। अभी हम ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं जिसके लिए तुम्हें मैं जिस भी टॉपिक में ऐसा होगा ना बेटा कि मैं तुम्हें बोलूंगी अभी मत नोट करो, बाद में नोट करना, तभी बेटा रुकना, अदरवाइज साथ के साथ नोट कर सकते हो। पॉरीफेरा क्या कह रहे हो सपोलो? पॉरीफेरा रेस्ट ऑल एनिमल्स फाइलम पॉरीफेरा। शानदार बेटा, आई रियली फील हैप्पी अगर आप ना दिए गए होमवर्क को करके आते हो, क्योंकि वो आपकी सिंसियरिटी को बताता है। अगर आप भूल गए, अगर आपने नहीं किया, तो बेटा ये तो फिर आपने गलत काम किया ना, कि मैम ने कोई होमवर्क दिया था, टीचर ने कोई होमवर्क दिया था, आपने उसको इतना लाइटली लिया कि नहीं भी करूंगा तो चलेगा, है ना। बट अगर आप करके आए हो तो वेरी गुड। भले ही बहुत इजी सी चीज दी थी, भले ही आपने कहीं से देखा, बट आपने एफर्ट्स मारे। यही थोड़े थोड़े एफर्ट्स बेटा आपको साल भर मारने हैं, और आप देखना आप बाकी लोगों से हमेशा थोड़े से आगे रहोगे, डिफरेंट रहोगे, ठीक है, गुड है। जब मैं बात करती हूँ ना बेटा किसकी, जब मैं बात करती हूँ किंगडम पैराजोआ, सब किंगडम पैराजोआ की, ठीक है। व्हेन आई से सब किंगडम पैराजोआ, पैराजोआ को हम बोलते हैं प्रिमिटिव मेटाजोअन्स। मेरी बात समझना बेटा, जब मैं पैराजोआ बोलती हूँ ना, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे, अब मेरी बात सुनना, केवल अब मेरी बात सुनो। जब मैं बेटा पैराजोआ बोल रही हूँ ना, पैराजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने, पुराने मेटाजोअन्स। पुराने का मतलब क्या है भाई? जो सबसे पहले आए वो पुराने हुए ना, है ना। यार देख, मैं सिंपल सी बात में बताती हूँ, एक दादाजी हुए, एक पापा हुए, और एक तुम हुए, तो सबसे पुराने कौन हुए? दादाजी, क्योंकि वो पुराने हैं ना, पहले आए हुए हैं। तो एनिमल किंगडम में भी बेटा शुरुआत होती है एक फाइलम से, है ना। अब बेटा किंगडम के बाद आगे तो मैं ऑफ कोर्स फाइलम्स की ही बात करूंगी। किंगडम के अंदर फाइलम्स आते हैं ना, मैंने सब किंगडम तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया कि किंगडम के अंदर ये 2 सब किंगडम्स है जो किंगडम की फर्दर बेटा कैटेगरीज है, बट अब इनके अंदर बेटा क्या आएंगी? फाइलम्स आएंगी, राइट। इनके अंदर अब फाइलम्स आएंगी। तो मैम सबसे पहले ना एनिमल किंगडम जो शुरू होता है ना, वो शुरू होता है फाइलम पॉरीफेरा से। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक फाइलम आता है, और सारे फाइलम्स ना बेटा मैं तुम्हें क्लास में याद करवा के जाऊंगी, आप बस मेरे साथ साथ में सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हो सकता है पहले भी सुन चुके हैं। आई विल मेक श्योर इतनी बार मैं चीजों को रिपीट करूं कि तुम्हें क्लास में लर्न हो जाए, यही टारगेट है मेरा, ठीक है। पॉरीफेरा सबसे पहले आया सपोलो, सबसे पहले कौन आया? पॉरीफेरा। बेटा नाम रिपीट करना है, क्योंकि आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं। पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, मैं डिटेल में ये फाइलम आपको पढ़ाऊंगी। पॉरीफेरा के बाद, अभी घबराना नहीं है, मैं सारे नाम आपको लगातार बता रही हूं। पॉरीफेरा के बाद आए सीलेंट्रेटा, फिर आए टीनोफोरा, फिर आया प्लैटीहेलमिन्थेस, फिर आया एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये मैंने सारे फाइलम्स बताए सपोलो, ये मैंने सारे फाइलम्स आपको बताए, ये सारे फाइलम्स है। तो इसमें से केवल एक ही फाइलम है सपोलो, वो बेचारा फाइलम जिसके पास आप देखोगे, उसको मैं प्रिमिटिव इसीलिए बोल रही हूँ, पुराना इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि भाई वो पुराना है, उसके पास सारी जितनी भी तुम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना सपोलो, सारी, मतलब मैं दुख नहीं कर रही हूँ उसके लिए, पर मतलब मैं बता रही हूँ बड़ी ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास है नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले आया ना। तो एडवांसमेंट तो बेटा धीरे धीरे आती है। अरे गाइस एक बात बताओ, फोन जब आया था पहले कैसा फोन आता था? पहले के फोन देखो कैसे फोन होते थे, धीरे धीरे लेवल अप होता है ना गाइस। आज के टाइम पे जो फोन है भाई, 50 साल बाद वक्त बदलेगा, जज्बात भी बदलेंगे और फोन भी बदलेगा। पहले कंप्यूटर्स कैसे आते थे यार, इतने बड़े बड़े मोटे, अभी तो स्लीक मैकबुक। आप मेरी बात समझो कि धीरे धीरे एडवांसमेंट होती है, धीरे धीरे चीजें बेटा लेवल अप होती है। पहले तो बहुत ही बेसिक चीज आई होगी,
तो बेटा ये जो मैं पैराजोआ कह रही हूं ना, पैराजोआ की प्रॉपर्टी केवल एक ही लिखनी है कि मैं इसको पैराजोआ इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि ये पुराने मेटाजोअन्स है तो ये भी मेटाजोअन्स है, तो ये भी मेटाजोअन्स, क्योंकि एनिमल किंगडम है, बट ये पुराने मेटाजोअन्स है। ये यू का मतलब क्या है? यू कैरी आउट ट्रू, ट्रू मेटाजोअन्स मतलब थोड़े से एडवांस्ड है यार, थोड़े से एडवांस्ड है। इसकी एक और प्रॉपर्टी मैं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा रुक के। पहले तो मैं यहां पे ये बताना चाहूंगी गाइस, लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है गाइस। These are primitive metazoans. These are primitive. Primitive मतलब पुराने यार, metazoans, ठीक है? Primitive metazoans. These are primitive metazoans, है ना? Of course बेटा, U का मतलब true metazoans, और मैं true metazoans का मतलब क्या मतलब है? मैं एक तो कहूंगी कि ये थोड़े से एडवांस्ड है, और एडवांस्ड में बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करके तो मैं समझा देती हूँ मैं इसे एडवांस्ड क्यों बोल रही हूँ, है ना? ये एडवांस्ड क्यों है, थोड़े से इनके लेवल अप क्यों है मैम? एडवांस्ड मेटाजोन। बेटा एक बात बताओ, मैंने मेटाजोन क्यों बोला? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में फिर से आंसर बताओ, क्यों मैं तुमसे ही आंसर पूछूंगी ताकि तुम्हें रटना ना पड़े। व्हाट इज मेटाजोन्स गाइस? पिछली क्लास बिना अटेंड करे देखो कितने सारे बच्चे आ रहे हैं। स्नेहा हो गई, अफीफा हो गई, देखो कितनी गंदी बात है ना बेटा। मैं तो वापस से बताऊंगी आपको, लेकिन फिर ये उन बच्चों के लिए कितना नुकसान है ना बेटा जिन्होंने सिंसियरली पहली क्लास अटेंड करी थी, उनके लिए तो बेटा ये गलत बात है। मैं वापस से आपको बताऊंगी ही। आप ही के देखो क्लासमेट्स आंसर दे रहे हैं। मेटाजोन्स का मतलब है बेटा मल्टी सेल्यूलैरिटी, ऐसे एनिमल जिनके बॉडी के अंदर खूब सारे सेल्स है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ही लोग आंसर दो, क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? क्या एनिमल किंगडम में चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे पुराना एनिमल हो चाहे नया एनिमल हो, क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? सपोलो कि कोई ऐसा एनिमल तो है मैम, नहीं मैम उसके पास मल्टी सेल्यूलैरिटी नहीं है मैम, एक्सेप्शन है मैम। क्या ऐसा कोई एक्सेप्शन है? सपोलो मुझे बताओ, इज देयर एनी एक्सेप्शन? या सारे एनिमल, चाहे वो बेचारा पॉरीफेरा ही क्यों ना हो और चाहे बेटा वो आगे, नहीं है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन सपोलो इसमें एक कैच है। एक कैच ये है कि ये जिसको मैं प्रिमिटिव मेटाजोन्स बोल रही हूं ना यार, इन प्रिमिटिव मेटाजोन्स के पास मल्टी सेल्यूलैरिटी तो है, लेकिन केवल और केवल इनकी बॉडी में सेल्स हैं। आप कहोगे इनके पास क्या है मैम? इनमें लेवल अप हो जाता है। अभी आपको मैं जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो और बेटर तरीके से आप डिटेल में जाओगे, बट यहीं पे थोड़ी सी बात मैं आपको बता देती हूं। इन प्रिमिटिव मेटाजोन्स की बॉडी में बेटा केवल सेल्स है। सेल्स फर्दर आगे जाके बेटा ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई। ऑर्गेनाइज होने का मतलब क्या है यार? देखो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी एक चीज बताई थी, वापस से बताती हूं, ये नोट नहीं करना है, ठीक है? मैं आगे अभी ये चीज दोबारा से रिपीट करूंगी। बेटा मेरे पास क्या है? अल्फाबेट्स ABCDEFGH एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तुम इन अल्फाबेट्स को क्या मान लो? शाबाश यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जब मैं बेटा कह रही हूं मेरे पास अल्फाबेट्स हैं, बहुत इजी है समझना इसको, मेरे पास अल्फाबेट्स है। अल्फाबेट्स को मैंने बोला यार अल्फाबेट्स मेरे लिए सेल्स हैं। बेटा मैं अल्फाबेट्स को यूज करके क्या वर्ड्स बना सकती हूं? अगर मैंने इन्हीं अल्फाबेट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया थोड़ा सा, तो क्या मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन से, इनसे मिला के क्या मैं वर्ड्स बना सकती हूं? बना सकती हूं कि नहीं? मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताऊंगी, आप आंसर दो, बना सकती हूं कि नहीं? और फिर मैं बेटा इन्हीं वर्ड्स को एक साथ मिला के थोड़ा सा और इन्हीं वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके क्या मैं इन्हीं से बेटा सेंटेंस बना सकती हूं? इसे लिखना नहीं है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? राइट, कर सकते हैं। क्या मैं इन्हीं सेंटेंसेस से मिलके बेटा पैराग्राफ्स बना सकती हूं? ऑफ कोर्स बना सकती हूं, लेकिन बेटा इसके लिए मुझे इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इससे मुझे लेवल अप करते रहना पड़ेगा, तभी मैं आगे जाके अल्फाबेट से वर्ड्स बना पाऊंगी। वर्ड्स को मैं वापस से इकट्ठा करूंगी तो सेंटेंसेस बना पाऊंगी, मैं सेंटेंसेस को मिला के पैराग्राफ्स बना पाऊंगी। पर जब मैं इसको लेवल अप करूंगी तभी मैं ऐसा कर पाऊंगी। अब तुम इसी को अपनी बॉडी से रिलेट कर लो यार, कितना आसान हो जाएगा। अगर मान ले यार सपोले ये सेल्स हैं यार, फील आएगी अभी तुम्हें, तुम सीखोगे ना, तुम रटोगे नहीं, सीखा करो चीजों को। ये क्या है? ये सेल्स है यार, अल्फाबेट सेल्स है। मान ले यार किसी की बॉडी में केवल अल्फाबेट्स ही रह गए, तो कितना भाई, उसमें तो कुछ एडवांसमेंट ही नहीं, कितना पुराना है बताओ। ये जो बेटा पैराजोआ होता है, जिसमें एक ही फाइलम मैं तुम्हें एग्जाम्पल में पढ़ाऊंगी, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। इसकी बॉडी में अल्फाबेट्स ही रह गए, मतलब केवल सेल्स रह गए। इसमें बेटा वो लेवल अप कर ही नहीं पाए क्योंकि बेचारे प्रिमिटिव है यार।
लेकिन जितने भी एनिमल्स बेटा तुम यूमेटाजोआ में पढ़ोगे उनमें लेवल अप हुआ, उनमें धीरे धीरे इन्हीं सेल्स से मिलके, जैसे अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बने, वैसे ही बेटा सेल्स पास पास आए, जो मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। पहला ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेल्स ने बेटा मिलके टिश्यू बना डाला, जैसे अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं, तो टिश्यू से मिलके बेटा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, और बेटा जैसे सेंटेंसेस से मिलके पैराग्राफ बनते हैं, वैसे ही ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। मैं अभी आपको इसी चीज को डिटेल में पढ़ाऊंगी। सपोलो बोलो हाँ या ना, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट मैंने आपको बहुत ही एकदम माइनस से बेटा एकदम रिलेटेबल एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई इसमें लेवल अप होता है, इसकी बॉडी में टिश्यू दिखता है, इसकी बॉडी में ऑर्गन्स दिखते हैं, इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम दिखते हैं, इसीलिए ये एडवांस्ड वाले मेटाजोन्स है। इस बेचारे के बॉडी में सेल्स ही सेल्स है तो सारे मल्टी सेलुलर, बट इसमें थोड़ी सी लेवल अप चीजें दिख रही है, इसमें थोड़ी सी पुरानी। तो दिल बना दो अगर बेटा ये चीज समझ में आई। बेटा इसी तरीके से ना हमें सीखना है, वी नीड टू फाइंड सर्टेन गुड एग्जाम्पल्स जो हम और आप बहुत इजीली रिलेट कर पाए, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। सही है, इजी पीजी, ठीक है ना। मुझे तो लग रहा है तुम्हें एकदम मस्त समझ में आया। मैं फिर भी यहां पे बेटा फिर भी लिखूंगी, दे ओनली हैव सेल्स इन देयर बॉडी, दे only have cells in their body, cells in their body। सही, ठीक। और मैम यहां पे मैं आपको बता देती हूं, they have tissues, they have organ। अभी तो तुम तसल्ली से रुको, अभी देखो इसको हम खुद लेवल अप करेंगे। ऑर्गन सिस्टम, इनमें थोड़ी सी और बेटा कॉम्प्लेक्सिटी है, एडवांसमेंट है। ऑर्गन सिस्टम, यस। अब आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी एनिमल किंगडम में पता है क्या है सपोलो? सबसे पहली जिम्मेदारी है इन सारे फाइलम्स को याद रखना। शानदार बेटा, शानदार बेटा, वेरी गुड। तुम्हें सारे फाइलम्स को ना बेटा याद रखना है, ये लिखना है बेटा, अब सारी चीजें लिखनी है। इन फाइलम्स को सीक्वेंस में ही याद रखना है, अपने मन से नहीं करोगे कि मैं ना एक काम करता हूं, सीलेंट्रेटा पहले लिख देता हूं और फिर मैं प्लेटी डाल देता हूं, फिर मैं अपने मन से आर्थ्रोपोडा लिख देता हूं। ये नहीं करना है, यहीं पे लर्न करना है। मैं 3 बार इस चीज को रिपीट करूंगी और फिर बेटा तुम खुद बेटा जब इस चीज को रिवाइज करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। तो सीक्वेंशियली इन सारे फाइलम्स को याद रखना है, क्योंकि यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यार मैम अगर मैं बात करूं सब किंगडम पैराजोआ की, जिसे मैं प्रिमिटिव मेटाजोअन्स कह रही हूं, इसका केवल एक ही एग्जांपल है फाइलम, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा ये सबसे पुराना फाइलम है, सही है। पॉरीफेरा को ना सपोलो एक और नाम दिया जाता है स्पॉन्जेस, तुम चाहो तो ये लिख लो। जब मैं इस चैप्टर को आगे जाऊंगी डिटेल में पढ़ाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा इसे स्पॉन्जेस क्यों कहते हैं मैम। और बेटा ये ध्यान रखना, ये क्या है? ये है फाइलम। किंगडम के अंदर आता है फाइलम, तो ये है फाइलम। फाइलम बोलो फाइला बोलो एक ही बात है, सिंगुलैरिटी प्लूरैलिटी सेम है, ठीक है मैम। अब इसके आप सारे फाइलम्स के नाम बताओ। तो इसके एग्जाम्पल सपोलो यहां से एक काम करती हूं, इसको ना डिवाइड कर देती हूं ऐसे पेज को। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स इस साइड में लिखती हूं, सही है मैम। इसके क्या एग्जाम्पल्स है? थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी है, बट लेट्स ट्राई टू मैनेज, ठीक है सारे फाइलम्स को। और बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मेरे साथ में करना, मैं एक एक चीज को ना बोल के बताऊंगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी कई बार हम बहुत फनी करते हैं। अभी मैं बताती हूँ, बहुत बार हम इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी फनी कर देते हैं। अरे यार ये टेढ़ा क्यों लग रहा है? सही है यार, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो पॉरीफेरा के बाद बेटा अगला जो बेटा ये सारे ही फाइलम्स है, तो मैं ओवरऑल ऐसे लिख देती हूं, क्योंकि ये सारे ही फाइलम्स ही हैं, बिकॉज दीज आर ऑल फाइलम्स, तो मैंने ऐसे लिख दिया। बेटा चैट्स ना मेरे को मजबूरन ऑफ करना पड़ेगा, अगर आप लोग स्पैमिंग करेंगे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ सपोलो। तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, चैट्स मत कीजिए। रिजल्ट आ जाए ना आए बेटा, पढ़ना है, इसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ना यार, फिर चैट्स ऑफ करना पड़ेगा, क्या फायदा है बेटा। सीलेंट्रेटा, मेरे साथ में इसको बोलो सीलेंट्रेटा। कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं? कॉलेंट्रेटा, क्योंकि लिखा ही ऐसे होता है भाई। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज भाई, कहीं पे साइलेंट कर देनी पड़ती है चीजों को, कहीं पे जो चीज है ही नहीं भाई, ऐसे ऐसे अतरंगी वर्ड्स होते हैं।
ऐसे ऐसे अतरंगी वर्ड्स होते हैं, ये साइलेंट हो गया। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देखो भाई, तुम्हें कई कई चीजों की स्पेलिंग ऐसी होती है ना, जैसा लिखा होता है वैसी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, जैसी प्रोनाउंसिएशन होती है वैसे लिखा नहीं होता है। ये कॉलेंट्रेटा नहीं है, ये सीलेंट्रेटा है। सीलेंट्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है सपोलो नीडेरिया, कनेडेरिया नहीं है गाइज, नीडेरिया। मेरे साथ में बोल रहे हो ना, सीलेंट्रेटा बोलो या नीडेरिया बोलो, सी साइलेंट है इधर, कनेडेरिया नहीं है, कॉलेंट्रेटा नहीं है, सीलेंट्रेटा एंड नीडेरिया। ये पहला हुआ। इसके बाद अगला फाइलम कौन सा है मैम? अगला फाइलम है टीनोफोरा। अगला फाइलम क्या है मैम? टीनोफोरा। कोई भी इसे कटीनोफोरा नहीं बोलेगा। दिस इज नॉट कटीनोफोरा, दिस इज ए टीनोफोरा। सी इज अगेन साइलेंट। मैं इसीलिए बता रही हूं, मुझे मालूम है बच्चे बेटा इसमें गलती करते हैं, ठीक है ना। टीनोफोरा के बाद अगला जो फाइलम आता है सपोलो, दैट इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है ये वाला फाइलम बच्चों ने सुना हुआ होता है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। क्या बोला इसको? फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है ना। प्लैटीहेल्मिन्थिस के बाद जो अगला फाइलम आता है भैया, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके भाई अनेकों नाम हैं यार, इसके बहुत पर्यायवाची हैं। इस फाइलम को बोलते हो एस्केहेल्मिन्थिस, इसको बोल सकते हो सपोलो एस्केहेल्मिन्थिस, इसको बोल सकते हो बेटा नीमेटोडा, ठीक है ना। इसी को बोल सकते हो सपोलो नीमेटहेल्मिन्थिस। मैमड़ी एक नाम याद नहीं हो रहा, यहां इन्होंने हमें इतना इंटेलिजेंट समझ लिया है कि चार चार नाम दे दिए हैं, तीन ही नाम दिए। नीमेटहेल्मिन्थिस। जैसे बेटा तुम्हारे भी तो कई नाम होते होंगे ना, तुम्हारा नाम हो गया जैसे कि क्या नाम है? स्टीव। व्हाट इज स्टीव डूइंग इन माय क्लास? नाम यहां होना चाहिए आंचल, शाश्वत, जावेद, नम्रता। हाँ, तो जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम ये सत्यांश रो रहा है, सत्यांश हो गया। कोई इसे सत्तू बुला देगा, कोई इसे सैटी बुला देगा, कोई इसे नलायक बुलाएगा, कोई इसे कुछ भी बुलाएगा यार, समझ रहे हो ना। मल्टीपल नाम, व्यक्ति तो एक ही है ना, उसके मल्टीपल नाम है, समझ गए। तो सीलेंट्रेटा को ही निडेरिया बोला। आगे बेटा टीनोफोरा हो गया, कटीनोफोरा नहीं है। प्लैटीहेल्मिन्थिस हो गया, फिर एस्केहेल्मिन्थिस है, उसी को नीमेटोडा बोलते हैं, उसी को बेटा नीमेटहेल्मिन्थिस बोलते हैं। ये प्राणी एक ही है, उसके कई नाम हो गए, ठीक है ना, समझ गए। अरे हाँ हाँ, व्हाट इज स्टीव डूइंग इन माय क्लास? माय गॉड, माय रीच सम स्टीव। भाई अभी 2-3 दिन बाद देखना शाहरुख खान भी आएगा क्लास में पढ़ने। हाँ हाँ, आते हैं बीच बीच में, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं। एस्केहेल्मिन्थिस के बाद बेटा सीक्वेंशियली कौन सा फाइलम होगा? एनेलिडा। इसमें आता है एनेलिडा नेक्स्ट। एनेलिडा के बाद बेटा नेक्स्ट द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। पूरे एनिमल किंगडम में अगर सबसे बड़ा कोई फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स आते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। इसमें तुम्हारा बेटा बेस्टी भी आएगा, तुम्हारा बेस्टी मतलब कॉकरोच, जब मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। सो दिस इज आर्थ्रोपोडा, ओके। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम आएगा बेटा? आर्थ्रोपोडा के बाद आएगा जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, मॉल्यूस्का। इसके बाद आएगा मॉल्यूस्का, सही है। फिर बेटा मॉल्यूस्का के बाद आएगा एकाइनोडर्मेटा। इन सारे फाइलम्स को मैं आपको बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी तो मैं केवल नाम बता रही हूं ना, नाम से सबसे पहले फेमिलियर होना है आप लोगों को। एकाइनोडर्मेटा के बाद आएगा बेटा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। और इसके बाद एक और आखिरी है जो यहां बेटा फिट नहीं बैठा, तो मैं यहां पे लिख देती हूं आखिरी, दैट इज कॉर्डेटा। यस एवरीबॉडी, कॉर्डेटा। सारे फाइलम सबसे पहले मेरे साथ में याद करो, ठीक है। एक बार वापस से बेटा इसको रिपीट करूं, मैं इसको वापस से एक बार रिपीट करूं, मेरे साथ पढ़ोगे। और कोई ऑप्शन है भी नहीं बेटा तुम्हारे पास, दिस इज सो इजी। किसी के लिए इजी है बेटा, किसी के लिए नहीं है, कोई नहीं, जो भी पढ़ेगा इसको 2-3 बार सबके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है ना। ऑल राइट सपोलो, ऑल राइट। तो मैंने आपसे कहा एक हो गई, ये तो तुम नोट कर रहे होगे, मैं इस साइड खड़े हो जाती हूं। मैंने कहा कि भाई सबसे पहली जो बड़ी कैटेगरी आती है उसे किंगडम कहते हैं, जैसे किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स होंगे, ये सारे एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। बट किंगडम एनिमेलिया को मैं फर्दर बेटा 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ। अरे यार जैसे क्लास 11th हो गई, 11th में क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स आ गए, मैंने उसको सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया यार, है ना। यानी कि सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, सब किंगडम पैराजोआ, सब किंगडम यूमेटाजोआ। पैराजोआ का मतलब होता है भाई प्रिमिटिव मेटाजोअन्स। प्रिमिटिव मैंने पुराने क्यों बोला? मैंने इसीलिए बोला बेटा क्योंकि ना इन भाई साहब
भाई साहब हैं या बहन जी आगे बताऊंगी, इनके बॉडी के अंदर बेटा केवल और केवल सेल्स दिखते हैं, वो फर्दर बेटा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, है ना। लेकिन ये थोड़े से एडवांस्ड है, इनमें जितने भी मेंबर्स आएंगे सपोलो, उनमें आप देखोगे कि यार बेटर एडवांसमेंट दिख रही है। सेल्स बेटा फर्दर मिलके टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन मिलके बेटा ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन कर देते हैं इनकी बॉडी के अंदर, इसीलिए ये एडवांस्ड वाले हैं, इन्हें ट्रू मेटाजोन्स भी बोल सकते हैं। एक ही बेटा मेंबर फाइलम पॉरीफेरा जिसे स्पॉन्जेस कहते हैं वो इसके अंदर आता है, बाकी सारे, अब मेरे साथ रिपीट करो, इसे सीक्वेंस में याद रखना है, सृष्टि बेटा एब्सोल्युटली। तो पहला इसमें आया बेटा सीलेंट्रेटा, मेरे साथ रिपीट करो आईज क्लोज करके, आईज मतलब ओपन ही रखो तुम तो। सीलेंट्रेटा जिसको नीडेरिया बोला। अगला फाइलम आता है टीनोफोरा, नेक्स्ट फाइलम आता है प्लैटीहेल्मिन्थेस, अगला आता है एस्केहेल्मिन्थेस जिसे निमैटोडा भी बोलते हैं, जिसे निमैटहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। फिर आता है बेटा एनेलिडा, फिर आता है आर्थ्रोपोडा, फिर आता है मोलस्का, फिर आता है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। डन डना डन डन अगर कर लिया है तो गिव मी अ थम्स अप। यस एवरीबॉडी। बेटा चैट अब मैं ऑफ करने वाली हूं, जब मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं बेटा ऑन करूंगी, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है। मेरा काम यह है कि बेटा डिस्ट्रैक्शन को भी मैं माइनस करूं, क्योंकि तुम एकदम ही बेटा एक बात बताओ, ये एक रिजल्ट अगर तुम्हारा खराब आ गया क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम उसी चीज को रिपीट करोगे अगर तुम आज की क्लास सिंसियरली अटेंड नहीं करोगे। कितनी बुरी बात है। अपनी गलतियों से सीखो, वो गलतियां जो रिपीट होती रहेंगी गुनाह बन जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। थम्स अप, वेरी गुड। घर में बेटा एक दो बार रिपीट करना इन नामों को, अगर आप पहली बार सुन रहे हो जस्ट रिपीट इट वंस और ट्वाइस, आई एम श्योर सारे बच्चों को याद हो जाएगा। सही है। अब सपोलो एनसीईआरटी के इनिशियल पैराग्राफ में बहुत एक प्यारी लाइन लिखी है कि यार ये सारे एनिमल्स बड़े अलग अलग है, हम सारे एनिमल्स अलग अलग है, बट हमारे फिर भी बेटा कुछ बेसिक फीचर्स हैं, फंडामेंटल फीचर्स हैं जो सिमिलर होते हैं, जिनको यूज करके हम बेटा एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। अगला जो टॉपिक है उसको कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका पहले सबसे पहले मतलब समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पहले मैं चार्ट्स ऑफ कर रही हूं, ठीक है ना, आपने नोट कर लिया होगा आई एम श्योर। मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, मैं आगे बढ़ रही हूं, ठीक है ना, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन को मुझे ही रोकना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी कि पहले मैं एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग कराती हूं आपको साथ में। आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपनी एनसीईआरटी खोलो और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करो। कोई भी हाइलाइटर नहीं मारेगा, मजा बहुत आता है। ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत ऐसे लगता है ना कि हमने क्या भाई उखाड़ लिया एकदम एनसीईआरटी को हाईलाइट करके। अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा बेटा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको सिर्फ हाईलाइट करना है। अभी कुछ हाईलाइट नहीं करना है, अभी सिर्फ मेरे साथ में पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। बाद में हाईलाइट करना जब तुम बेटा 2-3 बार पढ़ चुके होगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करना। अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी के भी हर एक वर्ड को गो थ्रू करवाऊं, हालांकि वो सारे तुम्हें नोट्स में मिलेंगे। तो एनसीईआरटी ने शुरू ही बेटा ऐसे किया है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। सच बात है मैम, मैं जब अपने आसपास देखती हूँ, मुझे मच्छर दिख रही है, मुझे मक्खी दिख रहा है, मुझे बेटा लिजर्ड्स दिख रहे हैं, मुझे स्नेक्स दिख रहे हैं भाई, तो डिफरेंट एनिमल्स भाई मुझे दिख रहे हैं, है ना, और उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, उनके डिफरेंट फॉर्म्स है यार। फिर बोला as over 1 million of species of animals have been described till now, the need for classifications become all the way more important। भैया more than या over 1 million जो बोल रहे हैं, 1 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज केवल एनिमल्स की है भाई। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करें ताकि हमारे लिए उसको समझना बहुत इजी हो जाए। सही है मैम, बिल्कुल सही है। क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू द न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कल को कोई नया प्राणी आया जिसको आज तक तुमने बेटा देखा नहीं है, जिसका कोई नामकरण किया नहीं है, तुम उसको बेटा किस कैटेगरी में डालोगे तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसे मालूम पड़ेगा जब तुम क्लासिफिकेशन कर चुके होते हो, तो तुम्हें मालूम होता है कि भाई अगर ये फाइलम पॉरीफेरा है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, अगर ये सीलेंट्रेटा है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, अगर ये टीनोफोरा है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, या कॉर्डेटा है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए। तो जब तुम क्लासिफिकेशन कर देते हो, जब तुम कैटेगराइजेशन कर देते हो, इससे बहुत हेल्प मिलती है। कल को कोई नया प्राणी आया तो मुझे उसे किसके अंदर डालना है
वो मैं बहुत इजीली डाल लूंगी, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन कर रखी है, मुझे मालूम है ये प्रॉपर्टीज होगी है, तो इसको मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। कुछ भी नोट नहीं करना है मैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजी एनसीईआरटी की एक एक चीज को समझा रही हूं। अब जो मैं कह रही हूं बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी तक तो मैंने तुम्हें एनिमल किंगडम की प्रॉपर्टी बता दी, मैंने तुम्हें ये बता दिया किंगडम में कितने फाइलम्स है, कौन सब किंगडम पैराजोआ से है, कौन सब किंगडम यूमेटाजोआ से है। लेकिन द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट इज बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन करने का बेसिस क्या है भाई? मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं ये पॉरीफेरा में डालूं? मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है मैं ये सीलेंट्रेटा में डालूं? मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है भाई मैं ये आर्थ्रोपोडा में डालूं? व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? अब यार बहुत पहली बात तो क्लासिफिकेशन जरूरी है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देके तुम समझाती हूँ। तुम्हारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सब बोलो मान लो ऑफलाइन में तुम और मैं पढ़ रहे होते, तो मैं तुम्हें भी क्लासिफाई कर सकती थी। हालांकि इस तरीके की क्लासिफिकेशन बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं आती है कि नंबर के बेसिस पर मैंने तुम्हें क्लासिफाई कर दिया। बच्चे गुस्सा आ जाएंगे कि भैया नंबर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया हमें। मान लो यार, और मैं क्यों कर रही हूं मैं भी तुम्हें समझाऊंगी कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। यार मैंने नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, मैंने एक टेस्ट ले लिया भाई, 720 का पेपर था, उसमें से कुछ बच्चे जिनके भाई 200 से भी कम नंबर आए, कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके बेटा 200 से 400 के बीच में नंबर आए, कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा जिनके नंबर आए 400 से 720 के बीच में, मान लो हाइपोथेटिकली। तो मैंने 3 कैटेगरीज बना दी। मैंने क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पर सपोलो? ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया सपोलो कि मुझे तुम्हें चिढ़ाना था? नहीं भाई, क्योंकि मुझे ये समझ में आएगा कि यार अगर 200 से कम नंबर बच्चे के आ रहे हैं ना, तो उसको मुझे कैसे हैंडल करना है, या 200 से 400 के बीच में आ रहे हैं तो उसे मुझे कैसे हैंडल करना है, या 400 से ऊपर आ रहे हैं तो मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। समझ रहे हो? मेरे लिए इजी हो जाएगा तुम्हें समझना, मेरे लिए इजी हो जाएगा तुम्हें समझना और तुम्हारे साथ डील करना यार, और तुम्हारे लिए भी बेस्ट होगा, हाँ या ना? क्या मैं केवल मार्क्स को बेटा एज अ कैटेगरी, एज अ बेसिस यूज कर सकती हूँ तुम्हें क्लासिफाई करने के लिए? नहीं। हाइपोथेटिकली मैं बहुत सारी बेटा बेसिस पर तुम्हें क्लासिफाई कर सकती हूं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के बेसिस पर यार 2 फुट से कम के लोग एक साइड हो जाओ, 2.5 फुट से ऊपर के एक साइड हो जाओ, 6 फुट से ऊपर के। समझ रहे हो? हाइट कैन बी अ क्राइटेरिया, जेंडर कैन बी अ क्राइटेरिया, तुमने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, कलर ऑफ योर क्लोथ्स, दैट कैन बी अ क्राइटेरिया। मैंने उन्हीं एनिमल्स को मतलब सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स को अलग अलग बेसिस पर कैटेगराइज किया। मैं सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स को, मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं उन्हीं 100 बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ क्लोथ्स मैं कैटेगराइज कर सकती हूं। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई या नहीं मुझे बताना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स बेटा समझना। मुझे सिर्फ थम्स अप दे देना अगर तुम्हें ये चीज रिलेट की, है ना? समझ रहे हो? तुम सारे डिफरेंट हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अलग हो बेटा, हम सब अलग है मान लो, लेकिन फिर भी कुछ चीज है, कुछ सिमिलैरिटी है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटा हम यूज करके तुम्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे कि मैंने मार्क्स का एग्जांपल देके बताया कि मैं मार्क्स के बेसिस पर इसीलिए तुम्हें क्लासिफाई कर रही हूं क्योंकि मेरे लिए आसान होगा तुम्हें स्टडी करना, मेरे लिए आसान होगा ये समझना कि भाई इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स पे कितनी मेहनत, इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स पर कितनी मेहनत, इन पर कितनी मेहनत। बहुत शानदार, वेरी वेरी नाइस बेटा, बहुत शानदार। अब एक बहुत प्यारी लाइन, क्योंकि मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही करवाने वाली हूं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताया मैंने तुम्हें, कलर ऑफ द क्लॉथ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, जैसे मैं अलग अलग बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर रही हूं तुम्हें क्लासिफाई करने के लिए, वैसे ही हम एनिमल्स को भी जब बेटा अभी क्लासिफाई करेंगे तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए हम इनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या सिमेट्री है, इनमें कितनी जर्म लेयर्स है, इनमें क्या सीलोम है। अब तुम इन शब्दों से बेटा फैमिलियर नहीं हो, वही तो बेटा मैं कराने आई हूं कि इनका क्या मतलब होता है। बस तुम रिलेट ऐसे करना कि जैसे मैंने बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके तुम्हें क्लासिफाई किया है, वैसे ही हम एनिमल्स के लिए बेटा कलर ऑफ द क्लॉथ या हाइट तो नहीं यूज करेंगे ना, इनको कैटेगराइज करने के लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करते हैं, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री। यही आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। देखो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बट इसकी गहराई समझो कि एज अ टीचर मुझे समझाने के लिए तुम्हें बहुत सारे तरीकों से ये समझाना पड़ा ताकि कोई भी स्टूडेंट उसे समझ में आ जाए। अब हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं।
एनसीईआरटी कहती है in spite of differences in structure and form of different animal, there are some fundamental features common to various individual in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory या reproductive system. These features are used as basis of classification and some of them are discussed here. हमने ये बोला बेटा, इस लाइन का मतलब समझो, कुछ भी छापना नहीं है, मैं सब बेटा लिखवाऊंगी, यहां छापना है सारी चीज। मैंने कहा यार इंस्पाइट, भले ही हमारे बीच में बहुत सारे बेटा स्ट्रक्चर में, सारे एनिमल्स में बड़े सारे स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो, हम सब भले ही बहुत सारी चीजों में डिफरेंट हो, बट फिर भी कुछ बेसिक फंडामेंटल मतलब कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो हम सब इंडिविजुअल्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि कैसे सेल्स का अरेंजमेंट हो रहा है, बॉडी सिमेट्री, हाँ वो हो सकता है कि बॉडी सिमेट्री सब में अलग है, मैं हाइट एज अ कैरेक्टरिस्टिक बेटा यूज कर रही हूं तुम्हें क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन हाइट किसी की 2 फुट है, किसी की 4 फुट है, किसी की 6 फुट है। वैसे ही मैं सिमेट्री की बात करूंगी तो किसी की बॉडी एसिमेट्रिकल होगी, किसी की बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगी, किसी की रेडियली सिमेट्रिकल होगी। जब मैं जर्म लेयर की बात करूंगी तो किसी में बेटा 2 जर्म लेयर होगी, किसी में 3 होगी, किसी में 4 होगी, हाइपोथेटिकली समझना। तो ये सारी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जो अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी, ये सारी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का बेटा यूज करके हम एनिमल्स को बेटा कैटेगराइज करते हैं, हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। भले ही हम सब बेटा बहुत अलग हैं, बट फिर भी हम इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कुछ रटना है? अभी कुछ नहीं रटना है। अभी देखो आगे आगे धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो हम लिखते हैं सपोलो, हम हेडिंग डालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने क्या बोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा? इनमें से हम कुछ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं जिनके बेसिस पर हम सारे एनिमल्स को बेटा क्लासिफाई कर रहे हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज कर सकते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए, किसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसके पास इनकम्प्लीट है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम एज अ कैरेक्टरिस्टिक बेटा यूज कर सकते हैं कैटेगराइज करने के लिए, किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो हम इन्हीं में से कुछ बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करेंगे टू क्लासिफाई एनिमल, जिसमें हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यूज करने वाले जो सबसे ईजी है। बहुत सारी ईजी है बट ये सबसे ईजी है आउट ऑफ ऑल। जो पहला बेटा हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और बेटा अभी तो आप पूरा पूरा लिखो, बट आगे फ्यूचर में जब मैं आपको फाइलम्स पढ़ाऊंगी तो इसको शॉर्ट में लिखना है, ताकि आप इतनी पोथियां आपको ना बनाना पड़े। LOO, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है? LOO। आप चाहो तो ना बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं आपको ये वाली लाइन ऐड करा देती हूँ। वैसे तो जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल फीचर जो कॉमन होते हैं, रुको एक लाइन इसमें ऐड कर लो। आप अगर चाहो तो एक लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन, एक लाइन बस छोटी सी ऐड कर लो, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स and forms in various animals, certain fundamental features, fundamental मतलब बेटा basic, certain fundamental यानी basic features are used to classify them। अब हम यहां से, मैंने क्या बोला, हम सब बहुत अलग है, बट कुछ फंडामेंटल फीचर्स में हमारे पास सिमिलैरिटी होती है। सबके थम्स अप आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तुम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का? किसकी ऑर्गेनाइजेशन का गाइज? सेल्स। हम सारे मल्टी सेलुलर है भाई। अब किसकी बॉडी में कैसी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करेगा कि उसका क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भाई। देखो यार, जिसकी बॉडी में केवल सेल्स ही सेल्स हैं,
अब मैं वही चीज बेटा तुम्हें लिखवाऊंगी, अल्फाबेट, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। 4 तरीके की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा क्या किसी भी बच्चे को इतना समझाने के बाद मुझे ये समझाना पड़ेगा या आपको ऑटोमेटिकली ये चीज दिमाग में क्लिक कर रही है कि मैं किसी को सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रही हूं, किसी को मैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रही हूं, किसी को मैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रही हूं, किसी को मैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बताओ, एग्जाम्पल्स तुम्हें नहीं मालूम होंगे बट तुम्हें डेफिनेशन तो समझ में आ रही होगी ना यार। मैं कह रही हूं सपोलो, मैं ना बेटा फ्लो चार्ट बनवाऊंगी, पोथियां नहीं बनानी है, ऐसे नोट्स बनाने की जो इजीली तुम्हें बेटा बाद में भी समझ आए। मैंने कहा सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, 4 तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला होता है जिसे मैं कह रही हूं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार लेवल की जगह ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड भी यूज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यार एज सिंपल एज दैट ना यार, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में केवल सेल्स ही पाए जाते हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सपोलो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये डेफिनेशन रटनी है? जिनकी बॉडी में केवल सेल्स हैं भैया, वो बेचारे सेल्स एक साथ मिलके आगे जाके कुछ ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाए, वो बेचारे ऐसी सेल्स ही रह गए। समझ रहे हो? तो मैंने कहा वेयर ओनली सेल्स आर फाउंड, ओनली सेल्स आर फाउंड that are not further organized, that या those are not further organized। और मैंने साइड में बेटा, क्योंकि तुम छोटे छोटे बच्चे हो अभी, है ना, तो मैं वो वाला ना ABCD वाला लिखवा दे रही हूं तुम्हें कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे साइड में लिख दे रही हूं सपोलो। जैसे मैं इसको अगर अल्फाबेट से रिलेट करूं तो मान ले यार ABCD है भैया, ABCD को मान ले सेल्स हैं, इसके पास केवल ABCD ही है। इन ABCD ने मिलकर किसी वर्ड्स का फॉर्मेशन नहीं किया, ये बेचारे ABCD ही रह गए, ठीक है ना, सिर्फ सेल्स ही सेल्स है बॉडी के अंदर। केवल इकलौता एक फाइलम जिसके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब भी बताना पड़ेगा, प्रिमिटिव मेटाजोअन। प्रिमिटिव मेटाजोअन अब तो रट जाना चाहिए भैया, अब तो याद हो जाना चाहिए। फाइलम पॉरीफेरा, इकलौता इकलौता। और बेटा इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइलम पॉरीफेरा, प्यारा प्यारा जग से न्यारा, बेचारा पॉरीफेरा जो है दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैम कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें अल्फाबेट्स ने आगे जाके मैम वर्ड्स भी बनाए होते हैं, तो होता है मैम। यानी कि मैम दूसरी कैटेगरी जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट इज सपोलो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसकी डेफिनेशन मुझे बतानी पड़ेगी? बेटा ये भी तुम्हें बेटा वैसे तो खुद अपनी बुद्धि लगा के समझ में आ रही होगी, पर फिर भी मैं बताऊंगी, ऑब्वियसली मैम बताएंगी, लेकिन भाई तुम्हें आनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रही हूं। अगर तुम्हें आ रही है खुद से डेफिनेशन बनाना तो तुम बिल्कुल सही बेटा ट्रैक पे हो यार। जहां ABCD ने मिलके क्या बना दिया गाइस, जहां ABCD ने मिलके वर्ड्स बना दिया, या फिर मैं ये कह लूं जहां सेल्स से मिलके टिश्यू बन गए। मैं जब एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं टिश्यूज तुम्हें पढ़ाऊंगी सपोलो। मैंने ब्रिज कोर्स में ये चीज बताई थी बट वापस से बताऊंगी यहाँ। यार इन भाई साहब की बॉडी में केवल ऐसे सेल्स थे यार, देख केवल सेल्स 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 ऐसे बिखरे पड़े थे, इन्होंने टिश्यूज नहीं बनाया, ठीक है ना, इनमें केवल सेल्स थे यार। अब तुम यहां देखो गाइज, यहां टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहां पे पहले तो डेफिनेशन लिख देती हूं, when group of similar cells forms tissues to perform a specific function। और मैंने जैसे कि क्या बोला बेटा, ये चैप्टर ही पूरा पढ़ने वाले हो एनिमल टिश्यू, जिसमें तुम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हो। यार देखना यार, मैंने ये यहाँ क्या किया ना यार, मैंने कहा यहाँ सिर्फ सेल्स नहीं है भाई, यहाँ कुछ एक जैसे सेल्स आपस में पास आए और एक पर्टिकुलर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया। कुछ सिमिलर सेल्स पास आए
उन्होंने एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया यार। ये सेल्स पास आए, सिमिलर सेल्स पास आए, इन्होंने एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया। यहां केवल सेल्स थे, लेकिन यहां ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ने मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया। जहां ऐसी अरेंजमेंट दिख रही है, जहां ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बन गए, तो सिमिलर सेल से मिलके टिश्यू बन गए जो एक गिवन फंक्शन को कर रहे हैं। अब बेटा मैं आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाऊंगी, क्या मैम ये यहां पे छापना है हमें? नहीं बेटा, मैं बार बार ना, क्योंकि अब आप ना नए बच्चे आए हो तो बार बार बताना पड़ता है बच्चों को। कुछ बच्चे ना बेटा समझते नहीं है, उनको लगता है सब यहीं पे लिखवा दो। आप मेरे पे ट्रस्ट करके चलना, सारी चीजें एक जगह पे, खिचड़ी नहीं पकानी है बेटा। मैं यहाँ पे तुम्हें टिश्यूज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी एपिथेलियल टिश्यू होती है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारे पास, मस्कुलर टिश्यू होती है हमारे पास, न्यूरल टिश्यू होती है हमारे पास, जो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। सपोलो न्यूरल टिश्यू हमारी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रही है। ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो तुम सुन पा रहे हो, ये जो मैं हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, ये हमारी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। ये जो मैं बेटा मूवमेंट कर पा रही हूँ, ये जो मैं यहां से वहां जा पा रही हूँ, ये मेरे मसल्स की मदद से हो रहा है। या मेरी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है वो मेरे बेटा कवरिंग का काम करती है। मैं पढ़ाऊंगी ये सारी चीजें। अभी हम एनिमल टिश्यू में नहीं घुसेंगे, अभी केवल और केवल बेटा इतनी सी बात करेंगे कि यार टिश्यू तब बनता है जब एक जैसे सेल्स पास आते हैं, सिमिलर सेल्स पास आके एक गिवन टिश्यू को बनाते हैं। और जिसकी बॉडी में बेटा इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, जिसकी बॉडी में सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू को बनाते हैं, उसको कहा जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां क्या इंपॉर्टेंट है? यहां इंपॉर्टेंट है कौन से फाइलम्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स। यहां क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देती हूं पहले तो कि ये हो गया बेटा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। दीज आर नथिंग बट, मैंने कलर से बेटा ये शो करने की कोशिश की है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। मैंने कलर से ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स शो करने की कोशिश की जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, एक स्पेसिफिक फंक्शन। आप अक्सर देखोगे बेटा ये दो बहनें आपस में साथ होती हैं, ये सीलेंट्रेटा, ये देखना मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स में ये दो बहनें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी, ये साथ साथ रहेंगी। देखना मैक्सिमम के एग्जांपल्स में ये दोनों सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगी। कौन सी दो? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। सही है बेटा, किसी को कोई दुख दर्द या समस्या तो नहीं। यहां तक आप बेटा पहले डन डनाडन डन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक सपोलो आप डन डनाडन डन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ थम्स अप जैसे ही सपोलो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। गिव मी अ थम्स अप जैसे ही आप लोगों का होता है। यस एवरीबॉडी, ठीक है। मेरे साथ साथ में वैसे नोट करना, जहां पे बेटा ऐसा होगा कि मुझे आपको बताना पड़े कि भैया अभी मत नोट कर, तो वहां मैं आपको बता दूंगी। यहां तो आई थिंक आप मेरे साथ साथ में बेटा नोट कर सकते थे, ठीक है। डन डनाडन डन एवरीबॉडी, डन डनाडन डन एवरीबॉडी, डन डनाडन डन। गिव मी अ थम्स अप बेटा जैसे ही आप लोगों का हो जाता है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ठीक है ना। सही है, हो गया सारे बच्चों का? वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। मैं सारे टिश्यूज के बारे में आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाऊंगी, बट अब मैम इससे भी फर्दर ऑर्गेनाइजेशन दिख सकती है। टिश्यू के बाद मैम दिख सकता है अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं नंबर 3। आप आगे कंटिन्यू करके लिखना, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ बेटा, क्या मुझे इसमें डेफिनेशन तुम्हें बतानी पड़ेगी या तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? जिसकी बॉडी में केवल बेटा अल्फाबेट्स थे, केवल सेल्स थे, उनका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेचारे बड़े प्रिमिटिव थे। जहां आगे बेटा अल्फाबेट्स ने मिलकर वर्ड्स बनाया, जिनकी बॉडी में सेल्स ने बेटा मिलकर टिश्यू बना दिया, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक और लेवल अप करते हैं, ऐसे एनिमल्स जहां बेटा टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बन जाते हैं। सपोलो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देती हूँ, तुम्हारा पेट, पापी पेट, जिसके लिए बेटा अभी पेट की बात कर दी है, कई लोगों को भूख लगने लगेगी, कई लोग भैया क्लास करते करते मैगी लपेटे पड़े हैं, है ना। ये पापी पेट के लिए बेटा, जिंदगी में पापी पेट के लिए ही। पेट का मैंने क्यों एग्जांपल दिया? पेट इज ऑर्गन। स्टमक, अब तुम स्टमक में देखोगे तो स्टमक, तुम्हारे स्टमक की बात कर रही हूं, मेरे किसी के भी स्टमक बेटा कुछ टिश्यूज से मिलकर ही तो बना है। ये जो टिश्यूज थे पीछे जो मैंने बताया, एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे पास, मस्कुलर टिश्यू होता है हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे पास, न्यूरल टिश्यू होता है, जो मैं पढ़ाऊंगी बेटा एनिमल टिश्यू में।
भाई इन्हीं टिश्यू से मिलके ये तुम्हारा पापी पेट, ये तुम्हारे बेटा जितने भी ऑर्गन्स तुम पढ़ते हो बॉडी के अंदर, ये सारे इन्हीं टिश्यूज से मिलके बने। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब इन्हीं टिश्यूज से मिलके सपोलो क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। और जिसकी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स बनते हैं उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बोलो वाह वाह, वाह वाह मैम। देखो यार फिर भी मेरा ना मन नहीं मान रहा है ना, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एनिमल टिश्यू में मैं ये सारे टिश्यूज पढ़ाऊंगी, अगर आपको नोट करना है कहीं ऊपर नोट कर सकते हो। सपोलो ये 4 टिश्यूज हम पढ़ते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, ठीक है ना। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं क्योंकि अभी के मतलब का नहीं है सपोलो, मेरे पे विश्वास रखना है। मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ये 4 टिश्यूज बेटा हम एनिमल्स में पढ़ते हैं। दीज आर द 4 टिश्यूज। सही है, तुम्हारे पास ऊपर अगर जगह है कहीं नोटबुक में तो तुम नोट कर लेना बेटा। इन्हीं टिश्यूज से मिलके आगे अब क्या बनने वाले हैं सपोलो, अब बनने वाले ऑर्गन। तो मैं यहाँ पे अगर आपको रिलेट कराऊं तो वर्ड से मिलके सेंटेंसेस बने, तो मैं ऐसे मैम कह सकती हूं कि यार मैम टिश्यूज से मिलके यहाँ ऑर्गन बन गए। क्या प्यारा कॉन्सेप्ट है, देखो है ना। मैं पापी पेट यहाँ पे बनाऊंगी गाइज। ऑर्गन का मतलब होता है when tissues further organized to form ऑर्गन। सही। जैसे गाइज मैं एक पापी पेट को बनाती हूँ, भाई डाइजेशन वाला चैप्टर तो हमारे डिलीट हो गया है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर ड्राइंग होती थी, बट अब बेटा क्योंकि वो ड्राइंग तो अब हम क्या ही बनाए, है ही नहीं चैप्टर, तो मैं थोड़ा सा ना अपने मन के शांति के लिए गाइज थोड़ा गंदा पेट बनाया गाइज। वाओ, आई मीन वाओ, कौन सा हीरो करता है ऐसे। सही है, ये इंटेस्टाइन दिखा रही है मैंने। ठीक ही है, चलेगा, काम चल जाएगा हमारे ये स्टमक से यार, है ना। अब ये जो हमारा ऑर्गन बना बेटा, ये स्टमक इज ऑर्गन, हमारा स्टमक इज ऑर्गन। ये इन्हीं टिश्यू से मिलके बना है ना यार। इसमें एपिथेलियम है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें मस्कुलर टिश्यू है, इसमें हमारा न्यूरल टिश्यू है। बताओ हाँ या ना। एक एक चीज के बेटा मैं चित्र बनाऊंगी, एक एक चीज की छवि बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। कम से कम बेटा यही छवि सुधार के बनाना, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तो तुम्हारी छवि तो बेटा समझ गए हो ना, डंडे पड़ने वाले हैं। वो छवि तो बेटा तुमने बिगाड़ ली है, ये छवि अच्छी बनाना तुम, ठीक है ना। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू ने मिलकर बेटा ऑर्गन बना लिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एनिमल किंगडम में, एग्जाम्पल मैंने बोला फाइलम पॉलीफेरा, बेचारा याद रहेगा हमेशा कि मैम उसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। ये 2 बहनें ज्यादातर साथ होती है, कौन सी बहनें, सीता और गीता नहीं, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इनमें था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो रिवाइज हो गया। एक ही फाइलम आप ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, दैट इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। इसका एकमात्र एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एग्जांपल इज फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस। किसी को कोई भी बेटा यहां दुख दर्द या समस्या तो नहीं है, गिव मी अ थम्स अप। और सपोलो, अब ये मत बोलना कि अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अब तो मैंने इतनी क्लैरिटी के साथ में तुम्हें बता दिया कि ये तो तुम खुद ही कर लोगे। दैट इज द 4th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इससे भी एडवांस लेवल हो सकता है कुछ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसकी डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी? लिखवा तो मैं रही हूं, फिर भी बार बार पूछ रही हूं, क्योंकि अगर तुम्हें खुद से आ रहा है मतलब तुम सही रास्ते में हो बेटा, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम मतलब भैया अब ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा बेटा, ऑर्गन से मिलके बेटा सेल्स तो नहीं बनेंगे भाई, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। क्या तेरे पास ऑर्गन सिस्टम है बेटा? है, मेरे पास है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे भैया ऑर्गन से ही तो मिलकर बन रहा है। हमारा पापी पेट स्टमक हो गया, हमारे पास इंटेस्टाइन हो गई बेटा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा, कितने ये सारे मिलके बेटा ऑर्गन्स तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बना रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है ऑर्गन्स के कॉम्बो से, ऐसे ही तुम्हारा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनता है?
कुछ ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे, और वो सारे ऑर्गन्स मिलके बेटा साथ मिलके काम करते हैं। डाइजेशन का काम डाइजेस्टिव सिस्टम करेगी, रिप्रोडक्शन का काम रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेगी, सर्कुलेशन का काम सर्कुलेटरी सिस्टम मिलके करेगी। क्या मस्त है बेटा, कहां रटना है, फील होती है ये सारी चीजें भैया। तो तुम्हारे मेरे पास, क्योंकि हम सारे बड़े एडवांस्ड हैं, हम तो कॉर्डेट्स हैं सपोलो, हम तो कॉर्डेट्स हैं, हमारे पास ये ऑर्गन सिस्टम्स है। सिर्फ हमारे पास नहीं है, प्लेटी के बाद कौन सा फाइलम शुरू हुआ, एस्के हेलमिंथेस अप टू कॉर्डेटा। एस्के हेलमिंथेस अब अप टू कॉर्डेटा कर देना, बीच में अब पूरी पोथियां मत लिखना। एस्के हेलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तुम लिख सकते हो पूरा, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम पूरा लिख लेना। अप टू कॉर्डेटा मैं लिख देती हूँ, अगर तुम्हें याद है तो तुम अप टू लिख देना, तुम्हें याद नहीं हुई तो तुम बेटा लिखो, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। लिख लिख के हमेशा बेटर प्रैक्टिस होती है। सो ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। अब मैं यहां पे मैम लिख सकती हूं यार, मान ले यार हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया यार, एक्सेट्रा कर लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। और वहां पे बेटा क्या, वहां पे आप ये लिखोगे, यहां आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैं वापस से पीछे की स्लाइड पे आ रही हूं, सपोलो, टेंशन नॉट। सेंटेंसेस से मिलके मैमड़ी पैराग्राफ बना है ना, यानी कि मैम ऑर्गन्स ने आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया। ये थोड़ा सा ना इस तरीके से चीजें लर्न इजीली होती है। ये तो तुम खुद कर सकते हो ना बेटा, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बना, पैराग्राफ को रिलेट कर लिया ऑर्गन सिस्टम से। मैं तुम्हें अभी टाइम दूंगी लिखने का, यहां आ जाती हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सपोलो, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। तो यहां शुरू करना, एस्के हेलमिंथेस अप टू कॉर्डेट्स, अप टू कॉर्डेटा, डन डनाडन डन कर लो, अप टू कॉर्डेटा, डन डनाडन डन। तुम सारे फाइलम्स का नाम लिखो, काम चोरी नहीं करना। मैं साइड हो जा रही हूं, तुम नोट कर लो, तुम सारे बेटा लिखो, ठीक है ना। यस, डन डनाडन डन कर लो सपोलो। ये हमने बेटा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करा है, ठीक है ना। मजा आया इसमें, मजा आया। जिसके पास सेल्स उसके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास सेल्स से मिलके टिश्यू बन गए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें टिश्यूज ने मिलके किसी ऑर्गन को बना दिया। भाई तुम कोई भी ऑर्गन ले लो बेटा, तुम कोई भी ऑर्गन ले लो, वो इन्हीं टिश्यूज से मिलके बने हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मैं पढ़ाऊंगी, उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया यार। जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ईसोफेगस हो गया, तुम्हारा स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब से मिलके तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम मिल गया, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन कर रहा है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम मिल गया। बोलो डन डना डन डन एवरीबॉडी, यस। अब एक मजेदार चीज बताती हूँ, एनसीईआरटी में कई जगह पे, अब देखो इसीलिए ना टीचर की इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी ना कई कई जगह पे बेटा बड़ी डुअल बातें करती है, दोगली बातें करती है, बड़ी, ऐसे लोग भी अच्छे नहीं होते जीवन में, ठीक है ना। और ऐसी एनसीईआरटी भी बेटा कई बार गड़बड़ करती है। बट आपको ना एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। कहीं कहीं पे एनसीईआरटी में कुछ चीजें गलत भी दी हुई है, मैं आगे पढ़ाऊंगी, तुम बोलोगे क्या, हाँ बेटा कुछ कुछ एरर्स होते हैं, कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती है जो दी होती है। ऐसी ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात यहाँ पे भी दी हुई है, जो एनसीईआरटी में चैप्टर खत्म होगा ना, चैप्टर के एंड पे एनिमल किंगडम में एक टेबल बनाया हुआ है, तुम देखना, उस टेबल में एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात की हुई है। बट आपको मालूम होनी चाहिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए फिर सही ऑप्शन क्या होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है ना। पहले मैं वो नोट डाल के लिखवा देती हूँ, एनसीईआरटी के टेबल में एक एनिमल किंगडम के कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखी हुई है, इसको मैं नोट डाल के लिखूंगी, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। एनसीईआरटी में ना सपोलो, इन एनसीईआरटी टेबल का बेटा, टेबल जो लास्ट में टेबल दी हुई है एकदम एंड में, चैप्टर खत्म होने के बाद, समरी से पहले, टेबल बोथ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is given
फॉर प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटी के लिए ना बेटा तुम पीछे अपने सब अपने बेटा नए एडिशन पे जाके देखो, ये दिया है सब देखो। तो मैम हमें कौन सा आंसर मार्क करना है बेटा? अगर ऑप्शन में बोथ रहे तो एज पर ऑप्शन बोथ मार्क कर देना, अगर बोथ रहे तो। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में से एक सिलेक्ट करना है, ऑलवेज यू विल सिलेक्ट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लैटीहेलमिन्थेस। समझ गए? और ये ऑर्गन ही करेक्ट है, वही ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्लैटीहेलमिन्थेस में सपोलो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बाय चांस ऑप्शन में ऐसा कभी आ गया, जो आज तक नहीं आया सपोलो वैसे तो, कि ऑर्गन भी दिया हुआ है, ऑर्गन सिस्टम भी दिया हुआ है और बोथ ऑप्शन दिया हुआ है, तो बोथ मार्क कर देना। बट होता नहीं है, ऑर्गन ही दिया होता है, क्योंकि एक इकलौता फाइलम जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस। तो ऐसी मैं सारी बातें मैं बोल रही हूं ना, मैं पूरी एनसीईआरटी ही तुम्हारे सामने रखूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है बेटा, और तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें तो टेंशन लेनी नहीं है कहां पे क्या दिया हुआ है, वही काम तो बेटा हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मुझे बताइए किसी को यहां तक बेटा चैट्स ऑन करके सिर्फ इतना पूछ लेती हूं कि मस्त मजा आया, फील आई, समझ में आया बेटा? यस एवरीबॉडी, ये पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, पोरीफेरा हैज व्हिच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीलेंट्रेटा हैज व्हिच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड बेटा सो ऑन, इसी तरीके से। यस एवरीबॉडी, यस, ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। एनर्जी जोश है ना अभी, है ना? सोए तो नहीं पड़े हो? ठीक है, वैसे भी बेटा आज तो जगे रहना, अगर जिसका रिजल्ट आया भैया, रिजल्ट ही तुम्हें जगा देगा, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, डन 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 भैया, डन डना डन डन तो होगा आज कई बच्चों का, डन डना डन डन, ठीक है, आज तो डन कर देंगे भैया। कई लोग ना बोल के आते हैं मेरा पेपर तो बहुत, ऐसे ही कन्विंस करते हैं पेरेंट्स को, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। अच्छा, जब पेपर खराब होता है, मैं बताती हूँ क्या करते थे। जब पेपर खराब होता था, मुझे बताना, अगर मान लो तुम ही ने खराब किया है, पर हम जाके कन्विंस कैसे करते पेरेंट्स को, मम्मी पेपर ही ऐसा आया था, ऐसा ही पेपर आया था, सबका गंदा गया है, सबका गंदा गया है। क्या बताओ मम्मी, सबका गंदा गया है, ऐसा तो हमने उम्मीद भी नहीं की थी, सबका गंदा गया है, पेपर ही ऐसा आया है। जब मार्क्स आते हैं, असलियत पता चलती है, फिर तुम्हारा होता है डन डना डन डन, है ना? ये अपने आप को बचाने का एक तरीका होता है, सबका गंदा गया है, ये जाके बोल दो कि सबका गंदा गया है, तो बच जाएंगे, कहीं ना कूटा नहीं जाएगा तुम्हें, है ना? पर कुटाई तो होगी भाई, हमारी तो बहुत कुटाई होती थी। आजकल के पेरेंट्स का मुझे नहीं पता, कि आजकल के पेरेंट्स भी बहुत ऐसे प्रोटेक्टिव, डोंट टच माय चाइल्ड, डोंट बीट, डोंट डू एनीथिंग। हमारी तो कुटाई पिटाई भैया जो हाथ में आ जाए उसी से होती थी भैया। फ्लाइंग चप्पल आ रहे हैं कहीं से, फ्लाइंग बेलन जो हाथ में होगा। हालांकि ऐसी हरकतें मैंने की नहीं है पढ़ाई के मामले में, बट बेटा मैं आपको बताऊंगी, मैंने वैसी बहुत हरकतें की है जिससे मेरी कुटाई पिटाई, ठीक है ना, बताऊंगी। एनीवे, अगला लेवल, अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। यस, अब बेटा हो गया है, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप अगर अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं तो। द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा मजेदार, नंबर 1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा याद रखना है, जब मैं पूरे फाइलम्स पढ़ाऊंगी तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं वापस से यूज करूंगी, ठीक है ना? यस एवरीबॉडी, अरे यार चिल रहो, कोई बात नहीं यार। देखो मैं तो ये मानती हूं, मैं ये चैट्स ऑफ करती हूँ यार। देखो पता नहीं है बोलना चाहिए ऑनलाइन या नहीं बोलना चाहिए, पर बोल रही हूं यार। आगे जाके कौन पूछेगा तुम्हारे 10वीं में कितने परसेंटेज आए हैं, 12वीं में कितने परसेंटेज आए हैं? अभी तो बड़ा शो ऑफ होता है ना, बाद में तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये समझ में आएगा, ठीक है ना? तो अपने आप को, यस तुम जिस जर्नी में अभी निकले हो, नीट, अब उसमें तुम्हारे बेटा क्राइटेरिया ही मार्क्स है। मैं 12th के परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ, मैं 10th के परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ, वहां तुम्हारा सिलेक्शन ही बेटा मार्क्स के बेसिस पर हो रहा है, ठीक है ना बेटा? ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मेरे पापा कहते थे ये 10th में 90% लेके आएगी, गोल्ड का चेन दूंगा तुझे। आज तक नहीं नजर आ रही, मेरे आए थे भैया, ठीक है ना? ये सिर्फ बेटा क्लिकबेट्स होते हैं, 10th में 90% ले आओ मैं तुम्हें ये दे दूंगा। फिर भाई ये रेस कभी खत्म ही नहीं होती। 10th बोर्ड कर लो फिर तो जिंदगी सेट है, फिर 11वीं में आते हैं फिर मौत आना स्टार्ट होती है। 12th बोर्ड्स कर लो फिर जिंदगी सेट है, फिर 12th भी हो जाता है, नीट निकाल लो, जेई निकाल लो, सेट है जिंदगी। फिर एमबीबीएस करने आते हैं, एमबीबीएस कर लो, जिंदगी सेट है। फिर पीजी आ जाता है, अरे पीजी कर लो भाई। सच्चाई ये है, जिंदगी सेट कभी नहीं हो पाती है, धीरे धीरे उसको बेटा बैलेंस आउट करना पड़ता है। ये फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट है।
इससे ज्यादा अभी नहीं बोलूंगी, तुम ऑलरेडी बेटा रिजल्ट के बोझ तले दबे हुए हो, आगे बताऊंगी बातें, ठीक है ना। नंबर 2 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिमेट्री। अगली जो बेटा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हम यूज करेंगे एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री जैसे तुम बोलते हो ना यार, तुमने एक चार्ट पेपर में 4 लाइनें खींची साइड में, तो कितनी सिमेट्री में खींची, बराबर खींची कि नहीं, बराबर, थोड़ा सा तुम बराबर, हिंदी के बराबर वर्ड से सिमेट्री को समझ पाते हो। तो मैं सिमेट्री के बेसिस पर बेटा 3 तरीके की सिमेट्री होती है, ठीक है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। एनिमल किंगडम में जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तुम कह रहे हो 4 प्रकार के से ऑर्गेनाइजेशन हो सकती थी, सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, वैसे ही सपोलो सिमेट्री के बेसिस पर 3 तरीके से आप एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हो। एक एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, एक रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, एक बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। सही, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देयर आर 3 प्रकार के एनिमल्स। तो मैं तो सबसे पहले बेटा, क्योंकि जगह समझ में आएगी कि कितना कितना चाहिए, मैं सबसे पहले बेटा एनिमल लिखूंगी जिनको मैं कह रही हूं एसिमेट्रिकल बेचारे। अब मैंने बेचारा बोल दिया है तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, मैंने बेचारा बोल दिया है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा एसिमेट्रिकल में कौन आते हैं, ठीक है। ए का मतलब होता है एब्सेंट। भाई मैंने क्या बोला था, आधी बायोलॉजी की समस्या वर्ड्स में ही छुपी है। मैं कितनी सारी चीजें पढ़ाऊंगी तुम्हें जिसके आगे ए लगा होता है। ए वैस्कुलर, यानी कि ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ ब्लड वेजल्स, समझ रहे हो। ए का मतलब ये होता है एब्सेंट। सिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री ही नहीं है। पर यार तुम्हें कैसे समझ में आएगा एसिमेट्रिकल जब तक तुम्हें ये ही नहीं मालूम होगा कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो पहले मैं तुम्हें सिमेट्री बताती हूं, तभी तो समझ में आएगा कि एसिमेट्रिकल क्या है। सिंपल सी भाषा में मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी का एग्जांपल लेके बताती हूं। अगर बेटा तुम और मैं से खड़े हो जाएं और हमारी बॉडी में हेड से अगर मैं इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल है ना, तो अगर मैं बेटा हमारी बॉडी को इक्वल, सिमेट्री में इक्वल आता है, अगर तुम्हारी बॉडी हमारी बॉडी को मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं। कैसे कर सकती हूं, मैं यहां से बेटा प्लेन को पास करूंगी, मैं ऐसा करने नहीं वाली बेटा, ठीक है ना, मैं बता रही हूं कर सकते हैं हम। तो मैं एक अगर किसी भी प्लेन को पास करती हूँ, इमेजिनरी मान लो, मैं एक किसी प्लेन को, बेटा मैथमेटिक्स में प्लेन सुनते थे ना, फिजिक्स में सुनोगे आगे, तो हम कहते हैं कि यार मैंने सेंटर में से पास किया, मेरे शर्त ये है कि मैं सेंटर में से पास कर रही हूँ बॉडी के, तो मैंने सेंटर में से पास किया तो मैं 2 इक्वल पार्ट में अपनी बॉडी को डिवाइड कर पा रही हूँ ना, तो हम सिमेट्रिकल हैं। अब 2 तरीके के सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। उसकी डेफिनेशन में बाद में आती हूं। सिमेट्री का मतलब होता है कि तुम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेंटर में से किसी प्लेन को पास करते हो, सेंटर में से किसी प्लेन को पास कर रहे हो, तो तुम क्या उसकी बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम उसको कर पा रहे हो इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो वो सिमेट्रिकल एनिमल होता है। अब मैं बेटा ये कहूं इस बॉटल को क्या मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी बेटा। अगर मैं इसके सेंटर में से एक प्लेन को पास करती हूँ, क्या मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, मैं 100% कर सकती हूँ। सपोलो अगर मैं कहूं कि क्या सपोलो मैं इस ग्लास को मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ अगर मैं इसके सेंटर से एक प्लेन को पास करूं, तो तुम कहोगे एब्सोल्युटली मैम, यू कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स, बिकॉज कर सकते हो, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। लेकिन जो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं सपोलो, उनकी बॉडी को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। उनकी बॉडी ही कुछ इस तरीके से बनी होती है कि यू कैन नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इनटू इक्वल पार्ट किसी भी तरीके से। तुम ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो डिवाइड, तुम बेटा ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो डिवाइड, तुम ऐसे करके डिवाइड करना चाहते, तुम किसी भी प्लेन से नहीं डिवाइड कर पा रहे हो। किसी भी प्लेन से तुम अगर उसकी बॉडी को नहीं डिवाइड कर पा रहे हो इक्वल पार्ट्स में पासिंग थ्रू सेंटर, तो उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल, ए मतलब एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। अभी मैं सिमेट्री पे आऊंगी ना, अरे यार ये क्या बजा रहा है भाई, शाश्वत सच, अरे अरे गाना बज गया भाई। हाँ सीरी जो है बीच बीच में सुन लेती है बेटा बातें, समझ गए ना। मैं भी सिमेट्री पे आऊंगी ना तो तुम्हें और बेटर एसिमेट्रिकल समझ में आएगा, बट आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया होगा। फिर भी ए का मतलब होता है सपोलो एब्सेंस, सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री। सिमेट्री ठीक है ना। तो मैं कह रही हूं एनी प्लेन पासिंग थ्रू, एनी प्लेन पासिंग थ्रू, एनी प्लेन पासिंग थ्रू
सेंटर ऑफ द बॉडी cannot divide it into equal halves, और बेटा मैंने बेचारा ऑलरेडी बोल दिया था, तो मैं एक एग्जाम्पल लिख के जाती हूं। मोस्टली पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस, ज्यादातर स्पॉन्जेस जो होते हैं, अब एक होमवर्क भी दूंगी। मोस्टली पॉरीफेरा जिसको मैं स्पॉन्जेस कह रही हूं, वो सारे बेटा ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में कोई एक्सेप्शन नहीं दिया हुआ, और मैं आपसे बेटा एक रिकमेंड भी एक चीज करूंगी पर्सनली, ठीक है ना, जो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है बेटा, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे सिलेक्शन के चांसेस कम हो। और उसमें मैं तुम्हें सबसे पहले एक फैक्ट बताती हूँ, एनिमल किंगडम में इतने एनिमल्स हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑलरेडी एनिमल किंगडम में जो बेटा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वही बहुत सारे हैं। अब आगे देखोगे, जिनको याद रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आप याद रख जाओ। तो कोई भी बेटा आलतू फालतू इधर उधर के फालतू के एग्जाम्पल्स मत करना जो काम के ना हो बेटा। एनसीईआरटी वाले ही याद रखोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक आधा जगह जैसे मैंने बोला 5-10% में एक्स्ट्रा बताऊंगी। तो यहां मैंने तुम्हें एक होमवर्क देके जा रही हूँ। अगेन तुम मेरे लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे है, मैंने बता दिया कहां से देख सकते हो। तो मुझे इसका कोई एक्सेप्शन बता देना, क्योंकि ना मैंने क्या कहा, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं। तो कोई एक्सेप्शन है क्या जिसमें किसी और तरीके की सिमेट्री दिख रही है? तो मुझे थोड़ा सा इसको ना बेटा तुम बता। अरे ये क्या हुआ, एक सेकंड देना बेटा यार। हाँ, तो मैं होमवर्क में देख, अरे यार बेटा इतनी तारे लगा रखी है ना यहाँ। एनी एक्सेप्शन यू कैन टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? क्योंकि मोस्टली लिखा है, ऑल नहीं लिखा है। एनी एक्सेप्शन, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, होमवर्क, ठीक है? डन? यस, बहुत शानदार यार, थैंक यू। अब मैम क्या इसका डायग्राम बनाए? बनाने को बना सकते हो बेटा, छवि तो मैं बनाती ही हूँ, भले ही एनसीईआरटी में दिया हो नहीं दिया हो। मैं एक ना ऐसे डायग्राम बना के बताती हूँ, एक पॉरीफेरा बना के बताती हूँ। एनसीईआरटी में एक बेहद सुंदर पॉरीफेरा बनाया हुआ है, छोटू सा बनाती हूँ, ठीक है? समझाने के लिए आई थिंक इतना काफी होगा। खतरनाक बॉडी है गाइज इसकी। आप देख रहे हो भैया, इसकी ना बॉडी ही कुछ इस तरीके की होती है कि आप ना इसको इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर पाओगे, ठीक है? यार ये सर्कल है, इसको मैं ऐसे करके इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रही हूँ, ऐसे भी इक्वल डिवाइड कर लूंगी, ऐसे भी डिवाइड कर लूंगी, ऐसे भी डिवाइड कर लूंगी, पासिंग थ्रू सेंटर। अगर मैं इसके सेंटर में से एक प्लेन को पास करती हूँ तो मैं इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। मैं ऐसे भी डिवाइड कर पा रही हूँ, मैं ऐसे भी डिवाइड कर पा रही हूँ, मैं ऐसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूंगी, मैं ऐसे भी, तो इसमें डिवाइड कर पा रही हूँ। तो ये बेटा अगर कोई ऐसा दिख रहा होता व्यक्ति, तो ये क्या होता, ये होता सिमेट्रिकल एनिमल। कौन से टाइप का सिमेट्रिकल बताऊंगी अभी, क्योंकि तुम इसके बॉडी के सेंटर में से किसी प्लेन को पास कर रहे हो, किसी प्लेन को, किसी चीज को तुम सेंटर में से पास कर रहे हो, तो तुम इसकी बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो, ये सिमेट्रिकल है। इन भाई साहब को तुम नहीं कर पाओगे। ये बेटा जो मैंने खतरनाक सा एनिमल बनाया, पता है ये कौन है? ये पॉरीफेरा है एक। एनसीईआरटी का डायग्राम खोल के देखना, ये पता है कौन सा पॉरीफेरा है? ये है स्पॉन्जिला। अब तुमको क्या एग्जाम्पल अभी याद रखना है? नहीं भाई, इसकी बॉडी में बहुत छेद होते हैं। इसका नाम पॉरी, पॉरी का मतलब भी पोर, ये मैं छेद बना रही हूँ। धीरे धीरे तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आगे की बता रही हूँ तुम्हें, जो तुम्हें पढ़नी है। ये जो मैं गोले बना रही हूँ, ये इसकी बॉडी के छेद है भाई। इसका नाम ही पॉरीफेरा इसीलिए पड़ा। मैं हर किसी के नाम का तुम्हें सिग्निफिकेंस बताऊंगी कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। ये जो व्यक्ति हैं, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा, एसिमेट्रिकल। भाई इसको नहीं डिवाइड कर सकते, इसकी बॉडी इतनी अतरंगी है, इसको कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे? एग्जाम्पल है बेटा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में स्पेसिफिकली मैंने ये बनाया हुआ है जो एनिमल, उसका साइंटिफिक नेम लिख दे रही हूं, दिस इज स्पॉन्जिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें अभी ये सारे एग्जांपल्स मैम एकदम ही याद रखने, नहीं बेटा चिल, धीरे धीरे करके तुम्हें सारे एग्जांपल्स याद होंगे। एक बार में सारी चीजें फीड करने की कोशिश मत करो। एसिमेट्रिकल का मतलब तो हो गया मैम कि बॉडी में कोई सिमेट्री ही नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। बट ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सब एसिमेट्रिकल होते हैं। नहीं मैम, सिमेट्री हो भी सकती है। अब बेटा सिमेट्रिकल में ना दो कैटेगरी और आती है। एक होते हैं जिन एनिमल्स को आप कहते हो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, जिन्हें तुम कहते हो सपोलो। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल वेरी इंपॉर्टेंट। सपोलो इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर बेटा एनिमल किंगडम से ना 2-4 क्वेश्चंस आते हैं तो 2 बहुत इजीली इन्हीं बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें कंपेयर ही कर देती हूँ डायरेक्टली।
एक सिमेट्री है सपोलो जिसे मैं कह रही हूं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, एक सिमेट्री है जिसे मैं कह रही हूं सपोलो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। कुछ एनिमल्स हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें मैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलूंगी। अब इसमें तो कोई दोहराई नहीं है मैम कि आप सिमेट्री बोल रही हो यानी कि बॉडी को इक्वल पार्ट में तो डिवाइड कर पाओगी, सिमेट्री बोल रही हो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाओगी, एसिमेट्रिकल बोल रही थी तो नहीं डिवाइड कर पा रहे थे। लेकिन कैच इज, जब आप बोलते हो बेटा किसी एनिमल को रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, तो उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइंड होती है कि आप उसकी बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाते हो बाय एनी प्लेन। जैसे मैंने ये अंडा बनाया, सर्कल बनाया, तुम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो जब तुम इसके सेंटर में से किसी प्लेन को पास करते हो। पर any plane passing through the center of the body can divide it into equal parts. Any plane passing through the center of the body can divide it into equal part. That is radially symmetrical. जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनमें किसी भी प्लेन से जो सेंटर से जा रही है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। कितना आसान है मुझे बताओ। ऐसे ही बेटा हाइपोथेटिकल, अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अब तुम हार्ट बना पढ़ते हो ना जब, तो तुम प्रॉपर हार्ट बनाते हो, सुंदर सा हार्ट बनाते हो। मैं तुम्हें जब हार्ट पढ़ाऊंगी तो पहले मैं तुम्हें डब्बा डायग्राम बनाऊंगी कि ये तुम्हारा हार्ट है, तुम बोलोगे ये हार्ट है मैम, हाँ, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर मैं ब्लड वेसल्स। तो कुछ ऐसे डब्बे डायग्राम से भी बेटा चीजें समझ में आती है। ऐसा गोला सा तो एनिमल नहीं दिख रहा है ना, बट इस गोले से तुम्हें कंसेप्ट की क्लैरिटी मिल रही है। और इसी तरीके से जब तुम कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देते हो तो एक्चुअल डायग्राम्स तुम बना सकते हो। फिर हम एक्चुअल हार्ट का डायग्राम भी बनाएंगे। तो यार रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब है कि बॉडी को तुम डिवाइड कर पा रहे हो इक्वली, बट डेफिनेशन है एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इनटू इक्वल पार्ट्स। अपने आप को देखो, हमारे में ऐसा नहीं है। हम अपने आप को सिर्फ एक ही प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं और यहीं से डिवाइड करना है लॉन्गिट्यूडनली। ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। दैट इज कॉल्ड एज बेटा बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। आसान। अगर एनी प्लेन कहीं से भी कर सकते हो, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। अगर एक ही प्लेन से कर पा रहे हो तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं और छवि बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी मतलब एनी प्लेन, लेकिन इसमें जो डेफिनेशन से बेटा, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेशन उतनी पूछी नहीं जाती क्योंकि बहुत आसान है। इसमें डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, इसमें एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स में बहुत एक एक्सेप्शनल केस है, गजब का एक्सेप्शनल केस है। एनी प्लेन passing through the center of the body can divide it into equal halves. Definition is also very important. Examples are very very important. मैं फिर एक हाइपोथेटिकल डायग्राम भी बनाऊंगी और एक रियल वाला डायग्राम भी बनाऊंगी। बेटा देखो, ये दो बहनें तो यहाँ पे भी बेटा एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी, है ना, क्योंकि ये बंधन तो प्यार का बंधन है, चंदा कब दूर गगन से, चंदा कब दूर गगन से नहीं बोलना है, सिलेंट्रेटा कब दूर टीनोफोरा से, टीनोफोरा कब दूर सिलेंट्रेटा से, है ना। ये दोनों बहनें देखो यहाँ पे भी साथ है। अब देखो, दीज आर द वेज जिस फन वे में आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, यू विल नेवर गेट बेटा कंफ्यूज्ड। तो ये दोनों बहनें यहाँ पे भी साथ है, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। बट यहाँ पे बेटा इसका साथ देने के लिए एक और व्यक्ति आएंगे। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक चीज तुम्हें समझानी पड़ेगी, डिटेलिंग हम आगे करेंगे क्योंकि अभी हम चैप्टर शुरू ही कर रहे हैं। इसमें एक और फाइलम आता है बेटा, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा अचानक से यहाँ कैसे आया? तो बेटा अब देखो, एक नया वर्ड बता रही हूं तुम लोगों को। देयर इज अ, इफ सम ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज लार्वा। क्या लार्वा सुना है किसी ने? लार्वा वर्ड सुना है? लार्वा तुमने बेटा, तुमने सुना है, तुम जानते नहीं हो कि तुमने सुना है। टैडपोल लार्वा, देखती हूँ कमेंट्स ऑन करके देखती हूँ, ठीक है, अब तो स्पैमिंग ज्यादा नहीं करोगे। बेटा टैडपोल लार्वा सुना है? अरे भैया, हमारा फ्रॉग, उसका लार्वा होता है, देखा भी होगा भाई पानी में, तुम्हारे घरों के आसपास तो बेटा तुम्हें दिखा भी होगा पौंड वॉन्ड में। टैडपोल लार्वा बिल्कुल ऐसा सा दिखता है, ऐसा भाई, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, और यही ऐसा सा दिखता है, कुछ ऐसा सा इसकी देखना यार तुम एक बार ही ना,
क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब करके देखना, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, किसी बच्चों को नहीं भी पता। लार्वा वर्ड सुना है, लेकिन बटरफ्लाई में सुना है मैम, मच्छर में सुना है मैम, हाँ लार्वा वर्ड सुना है ना। चलो अब मैं तुम्हें फ्रॉग के एग्जांपल से समझा रही हूँ, सुनो। फ्रॉग का लार्वा होता है जिसे टैडपोल कहते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ लार्वा क्या है। इससे आगे जाके बेटा मेंढक बनता है, इससे आगे जाके फ्रॉग बनता है। कोई कह सकता है जिंदगी में, कोई कह सकता है जिंदगी में कि इससे आगे जाके फ्रॉग बनेगा? फ्रॉग खुद नहीं मानेगा कि तू मेरा है, तू मेरे से ही आया है, मैं तुझे नहीं मानूंगा, तो मेरा नहीं हो सकता, इसको देख के पहचानने से इनकार कर देगा। गाइस मिलता जुलता ही नहीं है, मेरा वंश नहीं हो सकते तुम। बताओ, तुम्हें जायदाद में बिल्कुल अधिकार नहीं मिलेगा, मुंह देखो अपना। कोई कह सकता है ये तो मछली जल की रानी जैसे लगने लगेगी बेटा, है ना, क्योंकि इतने अलग अलग दिखते हैं। तुम एक फ्रॉग को देखो, एक टैडपोल लार्वा को देखो, क्योंकि कह नहीं सकता है कि ये टैडपोल लार्वा आगे जाके बेटा फ्रॉग में कन्वर्ट होगा, है या नहीं बेटा मुझे बताओ। पर होता है, डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। फ्रॉग इज एडल्ट। जैसे तुम्हें लगता है बेटा तुम में से भी कोई लार्वा था क्या? है, माइंड से बेटा काफी लोग यहाँ पे लार्वा हैं, बट वैसे बेटा सारे अपने आप को एडल्ट समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरी बात समझो, ये है लार्वा, ये है एडल्ट। मतलब एक फ्रॉग जो तुम देख पाते हो बेटा वो होता है एडल्ट, पर वो एक लार्वा से बना होता है, जो ये है लार्वा। अभी मैं तुम्हें ये क्यों बोल रही हूं मैम, अचानक से आप ये क्यों बता रही हो? क्योंकि बेटा एक और एग्जाम्पल जो रेडियली सिमेट्रिकल में आता है, एकाइनोडर्म्स है ना। तो एकाइनोडर्म्स में जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो एकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स में अलग सिमेट्री होती है, लार्वा में अलग सिमेट्री होती है, ठीक है ना। आई एम अ लार्वा मैम, कम से कम बोलो तो मत, हो लार्वा कोई बात नहीं, बताना नहीं होता है हर जगह, ठीक है ना। एकाइनोडर्मेटा के जो बेटा एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट, वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, और उनमें जो लार्वा होती है वो होती है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। क्योंकि इनमें दोनों सिमेट्री दिखती है, इसीलिए बेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है। और मैं एक एकाइनोडर्म का एग्जांपल बताऊं, वैसे तो हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। स्टारफिश, स्टारफिश सुनी है सबने बचपन से ही। कुछ कुछ एनिमल्स हैं बेटा जो हमने सुने होते हैं, बीचेस पे मिलते हैं गाइस, बीच, वो वाले बीच बेटा, समुद्र। कभी बेटा जाओगे तुम भी, अभी तो बेटा तुम इसी बीच में हो, हमारे बीच, वो BEACH वाले बीच में भी जाओगे बेटा तुम, ठीक है ना। एनीवे, चैट्स ऑफ कर दूं, तुम्हें समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप दे दो। लार्वा और एडल्ट का मतलब समझ में आ गया। एकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स होते हैं वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वो होता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बोलो हां या ना एवरीबॉडी? यस, शानदार, लव यू, वेरी गुड गाइस, ठीक है ना। तो फ्रॉग, भाई फ्रॉग बहुत मजेदार टॉपिक है, मुझे बहुत मजा आता है फ्रॉग पढ़ाने में, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा पढ़ने में। यस, शानदार बेटा, बहुत शानदार यार, क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स है, गजब, वेरी गुड वेरी गुड। आइए मैं बताती हूँ, लिखती हूँ पहले तो, इसीलिए बेटा मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूँ, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इनमें दोनों सिमेट्री मिलती है। तो मैं जब एकाइनोडर्म्स पढ़ाऊंगी सपोलो, तो इनके जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में दिखती है रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, और जो बेटा इनके लार्वा होते हैं उनमें दिखती है बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। यार छवि बनाने की ना जगह नहीं बची, पर बनाते हैं। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अगर तुम लो, तो ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हो गया कि भाई मैं ऐसे भी इसकी बॉडी को डिवाइड कर पा रही हूं, ऐसे भी डिवाइड कर पा रही हूं, ऐसे भी डिवाइड कर पा रही हूं। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। और मैं एक रियल एग्जांपल बताऊं, जैसे तुमने हाइड्रा के बारे में सुना होगा, हाइड्रा इज ऑल्सो वेरी कॉमन एग्जांपल, जो सुना होता है, नहीं सुना हुआ है तो आज तो सुन ही लिया है। हाइड्रा सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है सपोलो, हाइड्रा। तो हाइड्रा का एनसीईआरटी ने भी ड्राइंग बना रखी है कि उसकी बॉडी ही कुछ इस तरीके से होती है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। कोशिश करती हूँ थोड़ा सा हाइड्रा बना देती हूँ, तुम्हारे पास जगह है तो बना लो, नहीं तो बेटा बनाओ, है ना। उसकी बॉडी में कुछ ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा माउथ के आसपास, जिन्हें टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिन्हें बेटा टेंटिकल्स बोलते हैं। ये मैंने टेंटिकल्स बनाए हैं, ये जो मैंने ऐसे भाई मैं नेक्स्ट पेज पे बना दूं बेटा, यहाँ डायग्राम बन नहीं रहा है, तुम पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ, आप पहले यहाँ तक बना लो। हाइड्रा का डायग्राम ना नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी। डन कर लो। एक तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिखा है मैंने, और रियल वाला भी अभी बना के बताऊंगी, ठीक है ना। कर लिया, यहां तक कर लिया है ना तुम लोगों ने। एक ना ये वाला भी ड्राइंग बना लो गाइस। ये मैं हाइड्रा बना देती हूँ, उसकी बॉडी बेटा कुछ इस तरीके की होती है। हाइड्रा इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेटा। तो ये हाइड्रा है,
हाइड्रा के ना मुंह के आसपास सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं सपोलो, जिसे हम टेंटिकल्स कहते हैं। तो मान लो ये टेंटिकल्स बना रही हूँ गाइस मैं, ठीक है, दीज आर दी टेंटिकल्स। तो दिस इज फिगर ऑफ हाइड्रा। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ्स। दिस इज हाइड्रा सपोलो एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेटा। बेटा मैं ना इसका तुम्हें एडवांटेज भी बताऊंगी कि इसकी क्या एडवांटेज होती है। एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसकी एडवांटेज क्या होती है। ये मैंने मैम क्या बना दिया इनमें, ये बेटा इनके सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये ना टेंटिकल्स होते हैं। मैं आगे आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वहां बताऊंगी, दीज आर टेंटिकल्स, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनके लिए। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होने के क्या फायदे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होने से क्या फायदा है, मैं बताऊंगी। अभी बेटा पहले तो जो चीज जाननी चाहिए वो जानते हैं हम, ठीक है ना। आई होप यहां तक की क्लैरिटी तुम्हें मिली होगी। बस थर्ड तो हमें ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है यार मैम। थर्ड जो सिमेट्री होती है इसे हम कहते हैं यार बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी, बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है एनी प्लेन नहीं बेटा, ओनली वन प्लेन, और वो वन प्लेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हम कहते हैं। वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द बॉडी ऑफ द एनिमल इनटू इक्वल हाफ। तो लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए एंड वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो वन प्लेन, ओनली वन प्लेन passing through the center of the body can divide it into equal halves, तो एग्जाम्पल में क्या होगा सपोलो, एक बात बताओ, बायलेटरली सिमेट्रिकल कहां से चालू हुआ, मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल कहां से होगा। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये दो बहनें तो बेटा एक साथ आ गई, कहां, रेडियली सिमेट्रिकल में आ गई। तो बचा कौन, अगले फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा। बस इसमें एक एक्सेप्शनल केस तुम्हें लिखना है कि एकाइनोडर्मेटा का लार्वा जो होगा वो यहाँ बायलेटरली सिमेट्रिकल में आएगा, एडल्ट जो था वो रेडियली सिमेट्रिकल। बस इतना ही एक बीच में कैच याद रखना है। बाकी पॉरीफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल हो गया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा बेटा आपके रेडियली सिमेट्रिकल हो गए, एकाइनोडर्मा वहां पे एडल्ट आ गया, और यहां सपोलो ऑफ कोर्स प्लैटी से शुरू होगा, प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा, बीच में एकाइनोडर्मेटा का लार्वा। सही है, तो हम लिख देते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डेटा, बीच में बस एक चीज लिख देते हैं एकाइनोडर्मेटा का लार्वा, ठीक है। और एक चीज मुझे बतानी थी, अच्छा ड्राइंग बना देते हैं गाइस। मान लो ये बना दिया, मछली जन की रानी, जीवन जिसका पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो। फिन्स नहीं बना रही हूं मैं इसके, और बेटा मैं जस्ट दिखाने के लिए तुम्हें बता रही हूँ। एनसीईआरटी ने एक आर्थ्रोपोडा, आई थिंक क्रैब बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने, तो कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। इसके पास फिन्स भी तो होती है ना गाइज, यहां फिन हो गई, यहां फिन हो गई, बताऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मछली बता दिया मैंने, मछली जल की रानी, कॉर्डेटा, ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू बेटा सेंटर कैन डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स। यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर हम बेटा कोई भी चीज आगे लेके जाएंगे, पहले यहां तक कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगली आज की क्लास के लिए नहीं रख रही हूं बेटा, धीरे धीरे लेवल अप करेंगे बेटा। मैं तुम्हें ना अगली क्लास में एक और चीज इससे रिलेटेड बताऊंगी। रेडियली, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है
थोड़ा सा बता के भी जा रही हूँ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी आएगी और अगली क्लास में मैं थोड़ा सा इसको लिखवाऊंगी एक नोट में। जब रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है ना बेटा, आप देखोगे यूजुअली रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स ना मूव नहीं कर पाते हैं, बेचारे एक जगह पे अटके हुए होते हैं, तो उनके लिए रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होना बहुत फायदेमंद है। क्योंकि आप देखो इक्वल पार्ट में आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कर पा रहे हो। क्यों डिवाइड कर पा रहे हो? जैसे कि इसकी बॉडी को देखो, इसके जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है बेटा, टेंटिकल्स, हर तरफ से वो टेंटिकल्स मौजूद है, तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हो ना किसी भी प्लेन से। तो इनके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है अगर ये एक ही जगह पे मौजूद है, तो कोई भी खाना यहां से आ रहा है या यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है या यहां से आ रहा है, हर जगह से वो कैप्चर कर पाएंगे। तो इनके लिए फायदा है ऐसी बॉडी होने का, ठीक है। बट अभी मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूं क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। एंड बेटा जल्दीबाजी में कोई चीज नहीं करेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे बेटा ज्ञान देते हैं कुछ कुछ चीजें ना, मैं आपसे जेन्युइनली दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देयर इज अ रिकॉर्ड कि सिलेबस मेरा हमेशा बेटा टाइम पे रहता है। तो तुम ना बेटा पहले 2 क्लास में इतने एनर्जाइज होते हो ना कि आज ही सारा करा दो, ऐसे करा दो, ये नहीं करना बेटा, है ना। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ और अच्छा नहीं लगता बोलने में, बट नए बच्चे हैं ना, थोड़ा सा समझाना पड़ता है। रिलैक्स, चिल, जितना पढ़ाया बेटा उतना याद रखना। धीरे धीरे बेटा जब आप और मैं बिल्कुल एक पेस में आ जाएंगे, धीरे धीरे पेस अपने आप बढ़ता है, ठीक है ना। समझ रहे हो? आज ही नीट नहीं निकालना है बेटा, लेट्स गो स्लोली एंड स्मूथली, चीजों को समझते हुए। कोई ट्रेन थोड़ी पकड़नी है हमारी, कोई ट्रेन छूट थोड़ी रही है बेटा, आराम आराम से, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ। आज के डीपीपीज में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस तुम्हें जर्म लेयर से मिलेंगे, तुम उसे इग्नोर कर देना अभी, ठीक है ना, क्योंकि वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जर्म लेयर हम अगले दिन कंटिन्यू करेंगे हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस उसको छोड़ देना, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। छोड़ देना, मैं बार बार कह रही हूँ। कहां गया भाई जहां से मुझे बताना था। अब एनसीईआरटी की थोड़ी सी मैं रीडिंग करा देती हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे जब हमारे थोड़े ज्यादा टॉपिक कवर होंगे। एक बार बेटा आई वांट लास्ट के 5 मिनट्स बेटा अटेंशन, एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, सारी चीजें वापस से रिपीट हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो, though all the members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit same pattern of organization of cell। बोला सारे एनिमल्स वैसे तो एनिमल किंगडम के होते हैं मैम मल्टी सेलुलर, बट उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेल्स की, सब में वो जो ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है वो सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा, दे हैव लूज एग्रीगेशन। लूज मतलब खुले खुले, लूज, मैं अभी बॉडी प्लान आगे समझाऊंगी तुम्हें। बॉडी प्लान में ये लूज वर्ड आता है, मतलब यार सेल्स ही सेल्स मौजूद है। लूजली मतलब भाई टाइट नहीं है, दूर दूर है। एग्रीगेट का मतलब इकट्ठा हुए सेल्स, एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा हुए। कुछ लूजली बेटा एग्रीगेटेड आसपास मौजूद सेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां सिर्फ सेल्स हैं उन्हें बोला गया बेटा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पोरीफेरा में है। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स, ऑफ कोर्स इन सेल्स के बीच में आपस में काम डिवाइड हो जाता है। मल्टी सेलुलरिटी का एडवांटेज ही है। इन सिलेंट्रेटा अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा लेवल अप हो गया। सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू टिश्यूज, कुछ सिमिलर सेल्स जो एक जैसा काम करते हैं उन्होंने मिलकर एक पर्टिकुलर टिश्यू को बनाया। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, न्यूरल, सिलेंट्रेटा में भी होता है, टीनोफोरा में भी होता है, यहाँ आधी अधूरी बात दी होती है एनसीईआरटी में, ठीक है। फिर अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थस में दिखता है, और उससे भी बेटा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां बेटा ऑर्गन्स के बाद ईच स्पेशलाइज टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अच्छा ये उसी का है। प्लैटीहेल्मिन्थस में तुम्हारी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई जहां बेटा टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बने। जैसे स्टमक में एपिथेलियल भी है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, न्यूरल है, एक ऑर्गन को बनाने के लिए बहुत सारे टिश्यूज लगे। इससे भी लेवल अप होते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, कहां गया एनसीईआरटी, मॉल्यूस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। Organs are associated to form functional system that are concerned with a specific physiological function. What is physiological function? Digestion, respiration, circulation, excretion, ये सारे बेटा what are these? तभी तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। सपोलो रिलेट करो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सर्क्यूलेशन हो गया मैमड़ी, है ना। फिर बेटा डाइजेशन हो गया यार, सर्क्यूलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई बात। ये वाला पार्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ दीजिए, पढ़ाऊंगी। हमने अभी केवल सिमेट्री पढ़ी है, सिमेट्री वाला पार्ट में बता देती हूँ। ये ड्राइंग बनाई हुई है, देखो ये आर्थ्रोपोडा बनाया हुआ है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल दिखा है, सिर्फ इसी प्लेन से आप इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर पाओगे लॉन्गिट्यूडनली। इसको मल्टीपल प्लेन से कर पा रहे हो, एनी प्लेन पासिंग,
डेफिनेशन देखो, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. Sponges are mostly asymmetrical. Sponges यानी सपोलो, पॉरीफेरा. Any plane passing through the center does not divide them into equal half. किसी भी प्लेन से वो डिवाइड नहीं हो पा रहे, इसीलिए asymmetrical है. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into identical half, radially symmetrical. कोई भी प्लेन अगर डिवाइड कर पा रही है, रेडियली सिमेट्रिकल. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा. अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीईआरटी पढ़ के क्या है, मैम ने यहां बता दिया है एकाइनोडर्म का एडल्ट, तो यहां स्पेसिफिकली लिख लो क्योंकि एकाइनोडर्म में दोनों सिमेट्री दिखती है. एनिमल लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा. देखो कंप्लीट एग्जांपल्स नहीं दिए हुए, इसीलिए तो एनसीईआरटी टफ हो जाती है क्योंकि आधा अधूरा देते हैं बेटा. वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ ओनली वाया वन प्लेन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल. दैट्स इट्स अपोलो. ठीक है, मस्त होके रहना है. एक एक चीज तुम्हें क्लास में समझाऊंगी और धीरे धीरे बेटा, एक दिन में राजा नहीं बनना है, बनते भी नहीं है. यू हैव टू ट्रस्ट मी, वी विल गो लाइक दिस, वी विल कवर एवरीथिंग बेटा वेरी नाइसली डिटेल्ड विद एनसीईआरटी. एंड आई एम वेरी श्योर मैक्सिमम बच्चे इस चीज को समझते हैं, लेकिन फिर भी बेटा तुम्हें लगता है कोई और स्पैमिंग कर रहा है, उसको जरूर बता दीजिएगा कि भैया रिलैक्स, चिल. आई होप तुम्हें बहुत मजा आया हो, तुमने क्लास को समझाओ. एनिमल किंगडम में सच बताओ बेटा एक बहुत ही ऐसा चैप्टर है जो रटने वाला है, बट मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी तो हमेशा ऐसे पढ़ाऊंगी कि तुम्हें एनिमल किंगडम में भी बेटा बोरियत ना हो. द क्लासेस हैज टू बी, यार फिजियोलॉजी तो है ही इंटरेस्टिंग, बाकी जो कंसेप्चुअल चीजें बॉडी के बारे में सुनोगे है ही इंटरेस्टिंग, बट दिस हैज टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज 4 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई. 4 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, एक एक नंबर पे कई रैंक्स आ जाती है सपोलो. ठीक है ना. यस, डीपीपी बेटा बैच के अंदर ही मिलेगी, ऐप के अंदर ही मिलेगी. बेटा 1-2 क्वेश्चंस करा दूं. ठीक है, ज्यादा सिलेबस अभी हमने आगे किया नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ 1-2 पोल में. अगर बेटा तुम्हारे पास पोल आता है तो अच्छी बात है. अरे यार, अगर पोल तुम्हारे पास नहीं आता है तो तुम सिर्फ आंसर गोल करो, पोल मत करो, कॉमेंट सेक्शन में आंसर गोल कर दो. ठीक है ना. जैसे जैसे बेटा टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा इसको आगे बढ़ाते रहेंगे. ठीक है, चलो डन डन डन. थैंक यू सपोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एक होमवर्क दिया है मैंने, एक्सेप्शन ढूंढ के लेके आना. और ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, इस पे तो बेटा मेरे को उम्मीद तो है कि 100% आना चाहिए, बट मुझे ये भी विश्वास है कि 100% नहीं आएगा. और तुम कहोगे कि मैम कैसे, क्योंकि बेटा तुम नहीं दोगे 100%. कुछ ना कुछ बच्चे तो बेटा ऐसा कुछ कमाल करते ही हैं कि नहीं देंगे. हम तो नहीं देंगे, आपको खुश होने का मौका देखती हूँ भाई, कहीं पता चला आज कुछ कमाल हो जाए ऐसा. नहीं देखा, देखा बेटा ये क्या है बेटा, इसमें तो 100% आना चाहिए था. पॉरीफेरा, ये कौन से बेटा व्यक्ति हैं, ये भाई साहब कौन है, अश्मित. वेरी गुड यार. इमॉर्टल किंग, शैडो मोनार्क, ये 2 व्यक्ति साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं क्या, ग्रुप स्टडी कर रहे हो क्या यहाँ पे. वैभव, उमर, प्रिंस, शिवम. 2-year-old स्टूडेंट साध हूं. साध, आपको इस लेक्चर में ऐसा कौन सा स्वाद आ रहा है जो आप 2 साल के पुराने स्टूडेंट यहां आके लेक्चर कर रहे हैं. थैंक यू, मुझे पता है बढ़िया लेक्चर है, लेकिन भाई आगे बढ़ो. अनुज, नंद किशोर, अरिल, वेरी गुड गाइस. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है ना. चलिए, ये हमने अभी कवर नहीं किया है, ये हमने किया है, ये हमने किया है. बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्वेश्चन नंबर 2. फिर बेटा तुम्हारी अगली क्लास है, मुझे जाना है ना. चलो 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 चलो. अगर बेटा पोल नहीं आ रहा है तो मैंने क्या बोला है, करो आंसर गोल, डोंट वेट फॉर द पोल. ओके, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द पोल, यू कैन सिंपली डू द आंसर गोल. क्या राइम बनाया है मैम, बहुत इजी है यार. ठीक है, बोला है मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉप्स, होलोजोइक, ऑल ऑफ द अबव. क्या लगता है, क्या लगता है आप जीतेंगे 7 करोड़ रुपए. देखते हैं गाइस, 7 करोड़ तो तुम कैसे जीतोगे बेटा, 7 करोड़ पहले मुझे जीतने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें 7 करोड़ दे पाऊंगी. फिर मेरे पास 7 करोड़ होंगे तो मैं तुम्हें 7 करोड़ क्यों दूंगी, है ना. गलत बोल दिया, आई टेक माई वर्ड्स बैक. स्टॉप पोल, ऑल ऑफ द अबव, शो रिजल्ट. कई बच्चे पीछे का आंसर दे रहे हैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये कई बच्चे पीछे वाला आंसर है ना, पोल गलत आ गया तुम्हारे पास, या तो तुमने वाकई में गलत दिया या तो पीछे का आंसर दे रहे हो पॉरीफेरा वाला, आई डोंट नो. आयुष, अस्मित तो 2 बार आ गया, ये इमॉर्टल किंग और ये शैडो मोनार्क भाई, ये बिना एजुकेशन, ये कृष्णा, समर्थ, सार्थक टाइगर.
यार सार्थक टाइगर, तू सही में सार्थक टाइगर है क्या या एवे ही नाम रखा है? खुशी, प्रांजल, फजल, वेरी गुड या वेरी गुड। आपको मिलते हैं बेटा मेरी अप्रिसिएशन, ठीक है। पोल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सपोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हिसाब से, इसे फटाफट से मार्क कर लो। नो पोल तो तुम कर लो बेटा, सिर्फ आंसर गोल बोल तो रही हूं यार, ठीक है। देखो धीरे धीरे, अब बेटा देखो आज तुम लोग बहुत स्पैमिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे अब मैं तुम्हारी बेटा क्लासेस के बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो डाउट्स लिखना, मैं भी वो डाउट्स बेटा तुम्हारे सॉल्व, बेटा आंसर सिर्फ गोल कर दो, मैं वो डाउट्स तुम्हारे ले रही हूँ, बैक हैंड पे जाके मैं तुम्हारे डाउट्स भी लूंगी और टीम भी डाउट्स लेगी, मैं भी तुम्हारे डाउट्स लूंगी। आज बहुत स्पैमिंग कर रहे थे इसलिए क्लास में मैंने बेटा ज्यादा चैट्स ऑन नहीं रखे, बट वैसे तो डाउट्स नहीं होने चाहिए, बट अगर कुछ भी बेटा डाउट्स हो मेक श्योर आप वो डाउट्स पूछें, मैं आप लोग के डाउट्स भी केटर कर रही हूँ सपोलो, ठीक है ना। तो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल का मतलब क्या होता है? इट हैज 2 जर्म लेयर, जर्म लेयर से कोई लेना देना नहीं है। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, करेक्ट बात है। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ ओनली इन वन प्लेन, गलत बात है, नन ऑफ द अबव नहीं, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सही है, बहुत शानदार गाइज, क्या बात है, क्या बात है गाइज। बेटा जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज, आपकी अब अगली क्लास होने वाली है शुरू, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोग का, लेकिन बेटा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि धीरे धीरे बेटा ऑफ कोर्स आप क्लासेस में आएंगे, मैं एक क्लास में ज्यादा उम्मीद तो नहीं करती हूँ, बट मुझे ये मालूम है 2-4 क्लासेस की बात है, आप क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, आपको क्लासेस में और मजा आएगा, थोड़ी और दोस्ती होगी, थोड़ी और बॉन्डिंग होगी, एंड इसी तरीके से हम इस जर्नी को बेटा सिर्फ अर्जुना ही नहीं लक्ष्य तक लेके जाएंगे और उसके बाद मेडिकल कॉलेज तक भी लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग इन क्लासेस को बहुत सिंसियरली देखें। आप लोग आज तो डिसिप्लिन फील कर रहे हैं, बट मैं आज की क्लास में आपको एक लास्ट सॉन्ग सुना दे रही हूं, लेकिन एक चीज बोल रही हूं बेटा, फर्स्ट डे मोटिवेशन तो सबके पास होती है, जिस दिन मोटिवेशन होती है उस दिन पढ़ने का मन सबको करता है, बट आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बेटा वही दिन बनाएगा जिस दिन पढ़ने का मन आपको नहीं कर रहा है, जिस दिन आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, उस दिन बेटा, हाँ उस दिन जब आप पढ़ाई करोगे, जिस दिन आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है, तब जब आप पढ़ाई करोगे बेटा, उसी को आप बोलते हो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। When you are motivated, you will study, obviously, beta. When you are feeling good, you will study. But the day you will study, when you don't feel like studying, is the consistency that you have to maintain throughout the session. You have to promise me, Sapolo, कि you will be consistent. किसी से बेटा यहाँ चिटियाना नहीं है। कई बच्चे होते हैं उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर की बात इधर, इधर की बात उधर, खुद ज्ञानी बने पड़े होते हैं सपोलो, लेकिन आपको बेटा ज्ञान सिर्फ लेना है। एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है ना। चलो एक गाना सुना देते हैं, टाटा बाय बाय आपको कर देते हैं गाइस, ठीक है ना। चलिए यस, कौन सा गाना सुनाया जाए? मैं वैसे बेटा बहुत ज्यादा पुराने गाने सुनती हूँ, आई एम वेरी ओल्ड सोल, और मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ना ऐसे मेरे से ही बहुत सारे पुराने गाने सुनते हैं और फिर कहते हैं मैम ये गाना तो हमने सुना ही नहीं है, आप ही से पहली बार सुना। यू गाइस आर जेंजीज ना, पता नहीं पुराने 60s 70s 80s के गाने तुम सुनते हो, पर तुम्हें प्यार तो हो जाएगा, बहुत मीनिंगफुल गाने होते हैं, बहुत प्यारे गाने होते हैं। रांझना नहीं, अभी मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी क्लास भी है यार, कि अच्छा चलो आज से रिलेटेबल गाना मैं सुना देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज तुम्हारा रिजल्ट आया ना तो तुम्हें थोड़ी कष्ट हो रही है सपोलो। तो मैं एक गाना तुम लोगों को सुनाना चाहूंगी कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है 2 पल का, छाकर ढले जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू सो मच सपोलो, एंड आई एम वेरी श्योर ये जिंदगी, एटलीस्ट ये सफर हम लोग बहुत प्यारा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे।
बट लाइफ में तूफान आते रहते हैं सपोलो, सबके लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, गिरना नहीं है सपोलो, घबराना नहीं है उससे। द ओनली वे कि आप आगे बढ़ते रहें, उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको आगे उठ के बढ़ना पड़ेगा। अभी दौड़ नहीं पा रहे हो तो अभी बेटा चलना पड़ेगा, चलते 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 आप दौड़ने भी लगोगे और आगे पहुंच भी जाओगे। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दी क्लासेस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई रीड योर कमेंट्स कि आपको लेक्चर कैसा लगा। एंड बेटा कोई भी डाउट्स होंगे आप जरूर लिख देना, मैं आप लोगों के डाउट्स भी सॉल्व करूंगी। लव यू बेटा, लव यू, थैंक यू सो मच सपोलो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।